डिस्कस करते हैं कि हमने इसके पहले क्या देखा है एंड व्हाट इज द एजेंडा टुडे। अब सबसे पहले हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर और उसमें से हमने ओवरव्यू वाला शुरू किया था, राइट, फर्स्ट पेपर। और उसमें हमने देखा है सबसे पहले कि टाइटल कैसे सेट करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट, राइट। उसके बाद हमने देखा है इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मिस आउट हो गया, पहले वो हम कंप्लीट करते हैं एंड हम देखते हैं आज का आगे का पार्ट, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट जो एब्स्ट्रैक्ट के बाद आता है, ठीक है, वो मैंने ही एक्सप्लिसिटली बाद में रखा था क्योंकि इंट्रोडक्शन से भी हम कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट से भी, ठीक है। और इसके बाद एक्चुअली आता है आपका इंट्रोडक्शन, लेकिन कीवर्ड्स पहले लिखना भी नहीं चाहिए, पहले आता भी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद है हमारा फिर अभी लिटरेचर सर्वे। अब यहाँ पे हमें जो लिटरेचर करके लिखना है दैट इज कंपल्सरी पेपर्स, ठीक है। पेपर्स है, यहाँ पे पेटेंट्स लिख सकते हैं, थीसिस लिख सकते हैं, एनी रेफरेंस और विच इज कमिंग इन दिस कैटेगरी। वेब रेफरेंसेस यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब क्या होता है, जैसे लिटरेचर हम देखते हैं ना, मराठी हिंदी हमारे इसमें होता है साहित्य। साहित्य मतलब पुराने जो ग्रंथ होते हैं, प्रॉपर ग्रंथ। जैसे अगर मैंने आपको कहीं बताया कि देखो मैम ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि ये गलत है ये सही है, तो सामने वाला क्या बोलता है, किसने बताया, आपको कोई प्रूफ है ये गलत है ये सही है, तो हम बोलते हैं यस यस ये ऐसे ऐसे ग्रंथ में ऐसा बताया है, ये पुराने ग्रंथ में धार्मिक ग्रंथ में ऐसा बताया है, तो हम कहाँ कहीं से क्या करते हैं, उनको रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको बोलते हैं लिटरेचर। तो पेपर्स थीसिस ये भी क्या होता है, पेपर्स में या फिर थीसिस में, और हम भी आप जो अभी जो लिखने वाले हैं वो कौन सा होता है, ये रियल फैक्ट्स जिसे बोलते हैं, रियल फैक्ट्स। या तो वो आपको कहीं से लेना है जिसका रेफरेंस लेना है, या फिर आपको वो प्रूव करना है, या फिर आपको खुद के कंक्लूजन ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने लिखा है कि सपोज शुगर से वेट बढ़ता है कि नहीं, ठीक है, और इसका मुझे कहीं रेफरेंस नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी कि शुगर से वेट लॉस कम होता, वेट लॉस होता है नहीं होता है, ये मेरा मतलब ये मुझे चेक करना है। तो उसके लिए मुझे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है या फिर कुछ लोगों को दिया कुछ लोगों को नहीं दिया है और मैं चेक कर रही हूँ। तो ये मेरा कंक्लूजन क्या होगा कि शुगर से वेट लॉस होता है या फिर नहीं होता है, कुछ कंक्लूजन निकलेगा। मतलब मुझे उसका कुछ रेफरेंस मिला नहीं था इसलिए मैंने वो ड्रॉ किया। अब ये पेपर अगर मैं पब्लिश करूंगी तो ये पेपर मेरा रेफर करके दूसरे क्या बोलेंगे, उनको मतलब एक कंक्लूजन मिल जाएगा कि शुगर से वेट लॉस नहीं होता है या फिर शुगर से वेट लॉस होता है। फिर वो देखेंगे कि दूसरा क्या है, जैसे पोटैटो है तो पोटैटो से होता है कि नहीं होता है, मतलब ये हवा में नहीं बोलेंगे, वो प्रूव करेंगे। और जब ये सब लोग प्रूव करेंगे तो ये इसको रेफरेंस मिलेगा कि वेट लॉस किन किन चीज़ों से होता है। तो ये ऐसे हवा में नहीं आया कि वेट लॉस के लिए ये फ्रूट खाना चाहिए नहीं आना चाहिए खाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किया है। पहले क्यों नहीं बोलते थे, क्योंकि हम जब बचपने थे क्योंकि तब किसी ने प्रूव नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसे वो प्रॉब्लम बढ़ते गया लोगों ने फिर उसके एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। जैसे हम टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसे हेल्थ सेक्टर वाले लोग जो योगा वगैरह सिखाते हैं वो लोग भी तो करते हैं पीएचडी, तो वो लोग ये टेस्ट करते हैं और फिर वो उनका खुद का कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। फिर टेस्ट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं उनके, बट दे आल्सो हैव टेस्ट दिस एंड दे फाइंड दिस कंक्लूजन। हम भी ऐसा ही कुछ कंक्लूजन करते हैं। तो हम अगर एक प्रॉपर पब्लिश करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज लाइक अ लिटरेचर, ठीक है। तो जैसे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में वगैरह जाओगे तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी रहता है जहाँ पे थीसिस वगैरह रहता है, वो थीसिस का रेफरेंस लेते थे। आप ये सब ऑनलाइन जब आया था उसके पहले, मतलब जब हम ग्रेजुएशन में थे रात, उसके भी पहले 80s 70 के टाइम पे, तब कोई रिसर्च पेपर ऑनलाइन नहीं मिलता था, तो लोग क्या करते थे, लाइब्रेरी में जाते थे और ये लिटरे थीसिस वगैरह लेके बैठते थे। और तब पेपर तो ऐसे मिलता भी नहीं था, तो जर्नल आते थे। तो फॉर एग्जाम्पल जर्नल का मतलब क्या होता है, इट इज लाइक अ मैगजीन। लेकिन मैगजीन और जनरल जर्नल में फ़र्क क्या है, मैगजीन में कोई भी आर्टिकल होता है, आप इधर उधर से उठाओ, रेफरेंस दो, नहीं तो आपके इस पे है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में लिखा था। बट इंट्रोडक्शन में हमने लिखा तो भी हमने उसका नीचे रेफरेंस दिया बिकॉज इट इज़ अ रिसर्च पेपर। वही अगर आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हो, सपोज यही टॉपिक लेके जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है, सेम यू कैन पब्लिश इन द न्यूज़पेपर ऑल्सो एंड नो रेफरेंस इज रिक्वायर्ड। सेम यू कैन पब्लिश इन द टेक्स्ट बुक, सेम यू कैन पब्लिश इन द रेफरेंस बुक, यू डोंट हैव टू इंक्लूड एनी रेफरेंस, आपको कोई रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं, बट आपकी लैंग्वेज में लिखना होगा। कॉपी किया तो फिर डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम आ सकता है। बट द थिंग इज व्हाट, उसको हम लिटरेचर नहीं बोलते।
लिटरेचर का मतलब ये होता है कि वो लोग सालों साल यूज करेंगे, नंबर ऑफ इयर्स के लिए यूज करेंगे, बिकॉज इट इज योर ड्रॉन कंक्लूजन। आपने वो प्रूव किया है, आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। जो भी एक स्टेटमेंट, जैसे हेल्थ सेक्टर का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि शुगर से वेट लॉस होता है नहीं होता है, ये ऐसे नहीं कि चलो आज पेपर लिखने बैठे और 10-2 घंटे में उनको कंक्लूजन मिल गया, ऐसा नहीं है। उनको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है फॉर नंबर ऑफ डेज, फॉर नंबर ऑफ पीपल, अलग अलग सिचुएशन लेके, अलग अलग पैरामीटर्स लेके उनको ये टेस्ट करना होता है, तभी वो कंक्लूजन ड्रॉ होता है। ऐसे डायरेक्टली कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होता है। हम भी देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट वाला पेपर हम देखने वाले हैं। तो ऐसा कोई भी कंक्लूजन डायरेक्टली ड्रॉ नहीं होता है, मतलब ही वो क्या होता है, वो एक प्रॉपर रिसर्च जो आपका है उसको एक ग्रंथ के जैसा ही मतलब उसका स्टेटस है, हम बोल सकते हैं ग्रंथ नहीं है बट ग्रंथ के जैसा है। अगर ग्रंथ नंबर 1 है तो ये डेफिनेटली नंबर 2 पे आता ही है, क्योंकि आपने आपके कंक्लूजन उसमें ड्रॉ किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पीएचडी का थीसिस है और मैंने जो एल्गोरिदम लिखा था, तो वो एल्गोरिदम का कंक्लूजन क्या है, अगर डेटा साइज हम कर मतलब कंसिडर करेंगे तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। तो ये स्टेटमेंट अचानक से नहीं आया है, उसके लिए मैंने 5-6 साल मेहनत की, तब वो कंक्लूजन निकला है। इसलिए कोई भी कंक्लूजन अपने आप नहीं निकलता है। अगर आप देखोगे ना, पुराणों में भी कोई भी मंत्र है, हम बोलते हैं कि गायत्री मंत्र है, उससे आपकी बुद्धि बढ़ेगी, कोई भी मतलब जो मंत्र हमारे जो ग्रंथों में बताया है, वो अपने आप नहीं आया है। वो ऋषि मुनि ने उतनी तपस्या की थी और उनको उतना मिला भी है। तो ये मतलब प्रूव है सब, ठीक है। तो इसलिए इसको लिटरेचर का ही स्टेटस दिया है। तो कोई भी जो आप काम पब्लिश करते हो, इट शुड बी ओरिजिनल, ठीक है। तो लिटरेचर में एक्चुअली ओरिजिनल पेपर्स देना चाहिए, ठीक है। अब ओरिजिनल पेपर्स का मतलब क्या होता है, अब हम जर्नल के इसमें जाने वाले हैं कि पेपर और जर्नल एग्जैक्टली क्या है। तो ओरिजिनल पेपर्स का जो हमने ये बताया था फर्स्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर में ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब ये एज सच पेपर नहीं माना जाता है, बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडी। तो एज सच रिसर्च पेपर कौन सा होता है, जिसमें आपने कोई सोल्यूशन दिया है, या फिर कोई आपने फैक्ट ड्रॉ किया है, या फिर कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे वेट लॉस के लिए क्या यूजफुल है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या लिया था, शुगर लिया था, और शुगर से वेट लॉस होता है या फिर शुगर से वेट लॉस नहीं होता है। तो उनका उनका कंक्लूजन क्या होगा कि भाई शुगर से वेट लॉस नहीं होता है, वॉट एवर, ठीक है। तो ये एक लाइन जो है, दिस लाइन इज नथिंग बट द कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रीब्यूटेड पेपर है तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल पेपर। तो कुछ जर्नल्स होते हैं, जर्नल मतलब जहाँ पे हम पेपर सबमिट करते हैं कि पब्लिश करने के लिए, तो कुछ जर्नल्स जो होते हैं वहाँ पे ओरिजिनल पेपर्स ही लिया जाता है, ओके। वहाँ पे रिव्यू के पेपर्स लिए नहीं जाते हैं, या फिर रिव्यू मतलब बहुत ही अच्छा रिव्यू होने वाला चाहिए। आपको एक रिव्यू का पेपर दिखाऊंगी मैं आज, आप जरा वो पेपर देखना क्या लेवल का रिव्यू किया है, ठीक है, और कौन से बंदे ने किया है, वो भी मैं बताऊंगी आपको, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि रिव्यू पेपर है तो भी कितना अच्छा बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ओवरव्यू है मतलब ये सिंपल पेपर बनेगा, नो ऐसा नहीं है। वो जिसने भी लिखा है उस वो पहले ओवरव्यू से शुरू करता है। जैसे अभी न्यू टेक्नोलॉजी क्वांटम, तो क्वांटम का भी उन्होंने पेपर लिखा है ओवरव्यू, बट वो ओवरव्यू सिंपल नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो मैं जो बोलती हूँ ना कि इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये सब चीज़ ऐड करो, ये सब चीज़ ऐड करो, उन्होंने वो किया है। माइंड मैप वगैरह आप देखोगे कि माइंड मैप तो आपको समझ में आएगा कि क्या लेवल का माइंड मैप है। बट ऑफकोर्स उसके लिए 100, 150, 150, 200 पेपर रिव्यू करना पड़ेगा, क्लस्टरिंग करना पड़ेगा, और फिर वो हो जाता है, ठीक है। बट अभी प्रिलिमिनरी लेवल में आपको सिर्फ देखना है कि एक टर्म्स क्या है। जब करते रहोगे हमारा भी उतना हो जाएगा एक दिन, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन उसको डेफिनेटली हार्डवर्क लगेगा। अब ये जो लिटरेचर है उसमें जनरली ओरिजिनल पेपर आना चाहिए, बट जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ रिव्यू पेपर से वो अच्छा है क्योंकि उसमें से भी कुछ कंक्लूजन ड्रॉ निकलते हैं। सो हम बोल सकते हैं बेस्ट रिव्यू पेपर्स और रिलीवेंट, बेस्ट एंड रिलीवेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम भी रिव्यू पेपर लिखते हैं, तो अगर हमारा और उनका टाइटल मैच हो रहा है तो कोई ना कोई हमें हमारा पेपर भी रेफर करेगा, हमें भी साइटेशन मिलेगा। सो ये वाले पेपर हमें यहाँ लिटरेचर में डालना होता है, ठीक है। तो ये लिटरेचर का मतलब होता है ये सब, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलता है। तो ये पेपर भी मुझे रेफर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी सुवर्णा मैडम का एक टॉपिक है पीएचडी का कि लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम पे वो कर रहे हैं, मतलब वो प्रॉब्लम उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको पहले देखना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग क्या क्या सोल्यूशंस हैं, जो एल्गोरिदम्स अवेलेबल है, मतलब जो ऑलरेडी एल्गोरिदम्स लिखे गए हैं। तो जैसे हम भी पेपर करने वाले, तो ऐसे कुछ लोगों ने ऑलरेडी किया होगा। मान लो कि 50 लोगों ने ऑलरेडी किया है, 500 लोगों ने ऑलरेडी किया है, कितने भी लोगों ने किया है, तो वो सब पेपर मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। एंड उनका सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि वो ये सब जो सोल्यूशन उन्होंने फाइंड आउट किया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी सोल्यूशन। जैसे आजकल का ये मशीन हम देखते हैं, ठीक है, ये i5 है या फिर i7 है, i9 है, तो ये मशीन तो बेस्ट ही है, डेफिनेटली बेस्ट है, परफॉर्मेंस वगैरह सब अच्छा है। फिर भी 2 साल के बाद देखोगे ना तो ये मशीन को
हम कचरा समझेंगे। इससे बेटर मशीन मिलेगा, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता नहीं है कि 500 लोगों ने एल्गोरिदम फाइंड आउट किया है फिर हम नया क्या करने वाले हैं। फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको उसका रिसर्च गैप मिलता है तो। अगर वो रिसर्च वहीं पे स्टॉप हो जाता तो फिर आज का दुनिया वही होता जो कुछ सालों पहले होता। फॉर एग्जांपल जैसे थॉमसन एडिसन ने बल्ब का सर्चिंग किया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, 1000 एक्सपेरिमेंट किए पहले। एंड 1000 एक्सपेरिमेंट में उनको कंक्लूजन क्या मिला था कि पहला जब उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो उनका कंक्लूजन ये था, तब कंट्रीब्यूशन नहीं था। उनका कंक्लूजन क्या था कि ये जो मतलब जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था या जो भी पैरामीटर उन्होंने स्टडी किया था, इस वे से बल्ब नहीं बनाना चाहिए। मतलब एक ऐसा वे उनको मिल गया था। जब सेकंड एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो उनका कंक्लूजन क्या था कि दो ऐसे वेज है कि उससे नहीं करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो जिन्होंने देखो मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं कैसा करना है इसके बदले में कैसा नहीं करना चाहिए वो बता सकता हूँ, अच्छे से बता सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ होता है तो कंक्लूजन ड्रॉ होता है। तो पीएचडी के इसमें भी लोग बोलते हैं कि या तो आपका पीएचडी अच्छा होगा या तो बहुत बुरा होगा। अगर बुरा हुआ तो आप एटलीस्ट लोगों को बता सकते हो कि कैसे नहीं करना चाहिए। तो ये भी तो एक कंक्लूजन है, ठीक है। मतलब कोई ना कोई कंक्लूजन अगर आपका निकलता है तो उसको हम लिटरेचर ही बोलते हैं। तो वो होता है आपका लिटरेचर। अब ये लिटरेचर स्टडी करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि आपको पूरा कोई भी एरे वगैरह नहीं देखना है। कोई बोलता है कि लोड बैलेंसिंग के लिए एक्स एल्गोरिथम है, वाई एल्गोरिथम है, जेड एल्गोरिथम है। आपको बोलना है कि आपके पास रेफरेंस है क्या एक्स वाई जेड एल्गोरिथम का। नहीं है तो वो वाला हमको कंसिडर नहीं करना है। बट एक्स एल्गोरिथम का कोई आपको रेफरेंस मिलता है, रेफरेंस इन द सेंस कि उसका प्रॉपर रेफरेंस, मतलब कहाँ किसने दिया है, लिखा है वो एल्गोरिथम, किसने नहीं लिखा है। अगर ये रेफरेंस आपको मिलता है तो हम उसको जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपका पेपर अच्छा हो और आपका कंक्लूजन अच्छा हो, एंड इफ इट इज अ कंट्रीब्यूटेड वाला पेपर, मतलब जिसमें आपने एल्गोरिथम लिखा है, कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया है। कंट्रीब्यूशन का मतलब डजंट इट डजंट मीन एवरी टाइम एल्गोरिथम। आप कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जरूरत नहीं है कि आप नया एल्गोरिदम ही फाइंड आउट करें। आपके पास 50 एल्गोरिदम है, तो 50 एल्गोरिदम का आप रैंकिंग दे सकते हो कि इसमें से पहला एल्गोरिदम जो है वो कब यूज करना चाहिए, दूसरा कब यूज करना चाहिए, कब कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, कब कौन सा एल्गोरिदम नहीं यूज करना चाहिए। क्योंकि सब तो मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो एल्गोरिदम बेस्ट है या फिर कोई एल्गोरिदम वर्स्ट है, ऐसा भी नहीं है। कुछ ना कुछ हर एक एल्गोरिदम में बेस्ट और वर्स्ट दोनों है। तो हमें देखना होता है कि कौन सा बेस्ट है, कब बेस्ट है और कब नहीं है। ये वाला अगर आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो तो भी उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूटेड पेपर। तो ऐसे कंट्रीब्यूटेड वाले पेपर हमें सर्च करना है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात है सर्चिंग। तो ये सर्चिंग जब हम करते हैं, अगर वो अच्छा सर्चिंग हो तो हमें अच्छे रेफरेंसेस मिलते हैं। तो हम बोलते हैं ना, हम तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, देखो पीएचडी में हमने तो बहुत सर्च किया लेकिन अभी कहाँ से शुरू करना है यही मालूम नहीं। बहुत सारा पेपर्स हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, रीड भी करके रखा है, लेकिन कौन सा रेफर करिए समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने वो सब जो पेपर्स है वो कहीं ना कहीं सर्च किए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर वो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पेपर किस में ऐड करे, दैट मीन्स उनका सर्चिंग में कुछ ना कुछ उन्होंने सिस्टमेटिकली वगैरह नहीं किया होगा या फिर कुछ वेग सर्च किया होगा। ऐसा हमारे टाइम पे भी होता था, हमें मालूम नहीं रहता था, पीएचडी का टॉपिक डाल दिया और जो मिला हम डाउनलोड कर देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका एक प्रॉपर मेथड होता है। तो ये सर्चिंग को बोलते हैं सर्वे, ठीक है। सर्वे का मतलब क्या है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं ना, सर्वे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई शॉप शुरू करना है एक मार्केट में, तो हम देखते हैं अगर ऑलरेडी सपोज वहाँ पे क्लॉथ्स के बहुत सारे शॉप्स है, तो वहाँ पे आप क्लॉथ्स का शुरू करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं हम तो उनको पहले बोलते हैं कि आप मार्केट सर्वे करो कि वहाँ पे किस चीज़ की नीड है और वहाँ पे नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कोई चाय का दुकान ही नहीं है, तो आप चाय का दुकान शुरू करो। वहाँ पे कोई फूड का स्टॉल ही नहीं है, तो आप फूड का स्टॉल शुरू करो। लाइक अगर क्लॉथ्स है तो उसमें कौन से क्लॉथ्स है, लेडीज का है, जेंट्स का है, लेकिन छोटे बच्चों का नहीं है। छोटे बच्चों का भी है लेकिन बूढ़े लोगों का नहीं है। सब बड़े लोगों का सब है लेकिन जो इन्फेंट है मतलब छोटे बच्चे उनका नहीं है। सो लाइकवाइज यू विल फाइंड सम गैप, इसको बोलते हैं गैप। ओके, मतलब या तो कुछ चीज नहीं है, जैसे चाय का दुकान ही नहीं, मतलब नॉन एग्जिस्टिंग है और आप एग्जिस्टिंग ला रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, ठीक है। और क्लॉथ्स का है लेकिन उसमें गैप क्या है कि छोटे बच्चों का नहीं है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रिसर्च गैप। और आप वहाँ पे नया शॉप शुरू करते हो तो इसको भी रिसर्च बोलते हैं। ये भी रिसर्च है, ऐसा नहीं कि ये रिसर्च नहीं है। तो इसको सिर्फ आप पेपर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो बट इट इज ऑल्सो रिसर्च। तो इसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च। तो फिर आपको मार्केट में जाना होगा, देखना होगा। अगर आप बचपन से हो तो आपको थोड़ा सा उसका स्टडी करना होगा, भाई यहाँ पे कौन से शॉप से कौन से नहीं है, कौन सा शॉप शॉप अच्छा चल सकता है, कौन सा नहीं चल सकता है, कितना टर्न हो रहा होता है, यहाँ पे कौन से लोग आते हैं,
कितने पैसे लेके आते हैं, वो कुछ खरीदी करते हैं भी है या नहीं, या सिर्फ आके जाते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब आपको देखना होगा। इसको बोलते हैं मार्केट सर्वे। ठीक है, तो मार्केट सर्वे करने के बाद हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या गैप है। ठीक है, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर ओन शॉप। तो हमें अगर हमारा कंट्रीब्यूटेड वाला पेपर चाहिए, या फिर सिंपल भी है लेकिन इट शुड बी अ कंट्रीब्यूटेड लाइक पेपर, देन हमें भी क्या करना चाहिए, उसका सर्वे करना चाहिए। बट हम कहाँ पे सर्च करते हैं, इंटरनेट पे। बट इंटरनेट पे तो सब मिलता है, इमेज है, वीडियोस है, ऑडियो है। इमेजेस तो हमने सर्च किए थे, सब कुछ मिलता है। हमें वो नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, पेपर्स चाहिए, उसमें से वैलिड पेपर्स चाहिए। तो वैलिड पेपर्स को ही हमने जो देखा कि इसको रैंकिंग दिया है लिटरेचर का। ठीक है, इसको मतलब जो पीएचडी डिग्री आया था तब से, अभी नहीं, ये बहुत जब जब से ये डिग्री शुरू हो गया है तब से ही इसको अच्छा स्टेटस दिया है। ठीक है, तो इसलिए जो पेपर हम लिखते हैं, जो थीसिस हम लिखते हैं, इसको लिटरेचर बोलते हैं, इसको ग्रंथ ही बोलते हैं, क्योंकि हम उसमें मास्टरी किए होते हैं, मास्टरी से ज्यादा है राधा। राइट, तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो पेपर्स है, पेपर लिटरेचर का ही दूसरा नाम कलेक्शन ऑफ गुड पेपर्स, ऐसे बोल सकते हैं। कलेक्शन ऑफ गुड पेपर्स सर्वे, मतलब हमें अच्छे वाले पेपर्स, अच्छे वाले थीसिस, अच्छे वाले पेटेंट्स, या फिर अच्छे वाले बुक्स भी बोल सकते हैं। कुछ रिसर्च बुक्स भी होते हैं, आजकल रिसर्च बुक का कंसेप्ट है, पहले रेफरेंस बुक का। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, जो ओवरव्यू वाले पेपर्स आप लिखते हो, ये ओवरव्यू वाला जो टेक्नोलॉजी रहता है, उसकी रिसर्च बुक भी लोगों ने लिखी है, जो हम अभी स्कोपस चैप्टर वगैरह बोलते हैं, जो मेरा भी अभी आने वाला है, तो उसको रिसर्च बुक बोलते हैं। तो ये वाला सब हम यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे हमें लिखना है। तो उसको बोलते हैं लिटरेचर सर्वे। मतलब आपने क्या क्या सर्वे किया, आपने सर्वे कैसे किया। जैसे मार्केट सर्वे, मतलब हमने 10 शॉप विजिट किए, उनको पूछा, इनको पूछा, कौन से मार्केट में गए, XYZ मार्केट में गए, ये ABC मार्केट में गए, उधर गए, ये सिटी में गए, वो सिटी में गए। जब ये पूरा स्टडी करोगे ना, तब उसको बोलते हैं मार्केट सर्वे। इन द सेम वे हम भी पूरे टाइप के, सारे टाइप के गुड पेपर सर्च करेंगे, तो उसको बोलते हैं सर्वे। लेकिन कैसे भी नहीं करेंगे, जैसे मार्केट सर्वे भी अगर आपको करना है, प्रॉपरली करना है, कोई आज उठे और ABC मार्केट में गए, कल उठे और XYZ मार्केट में गए, नहीं। हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे लेट से कॉफ़ी शॉप शुरू करना है, तो कॉफ़ी शॉप के लिए मुझे एक अच्छा प्लेस ढूंढना है। क्यों कॉफ़ी शॉप शुरू करना है, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कॉफ़ी शॉप कहाँ पे चल सकता है, जहाँ पे यंगस्टर्स वगैरह हैं, या फिर जहाँ पे कॉलेज है, वहाँ पे जो हो सकता है। तो कॉलेजेस कहाँ पे हैं, वो पहले मुझे देखना होगा। कौन से एरिया में देखना होगा, मैं कहाँ पे शुरू कर सकती हूँ। पुणे में शुरू कर सकती हूँ, मुंबई में शुरू कर सकती हूँ, पुणे के इसमें कौन से गांव में शुरू कर सकती हूँ, तो वहाँ पे कॉलेजेस है कि नहीं। तो मतलब ये सब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली जाना पड़ेगा। सो सपोज पुणे की ही कॉलेजेस हैं, पुणे के 50 कॉलेजेस है, तो 50 कॉलेजेस के आसपास मुझे कहीं ना कहीं शुरू करना चाहिए, ऐसा कहीं मुझे लग रहा है। तो मैंने पहले कॉलेजेस फाइंड आउट किए। तो 50 कॉलेजेस में सबसे नियरेस्ट मुझे, मेरे पास कितने हैं, लेट्स से 10 कॉलेजेस है, तो 10 कॉलेजेस में भी सबसे नियरेस्ट कौन सा है, तो वो मेरा पहला हैगा। फिर दूसरा कौन सा कॉलेज है, तीसरा कौन सा कॉलेज है, फोर्थ कौन सा कॉलेज है, सबसे ज़्यादा मॉब कहाँ पे है, कहाँ पे लोग खाने के लिए आ सकते हैं, कहाँ पे कौन से टाइप के स्टूडेंट्स आ सकते हैं। ये स्टडी करने के लिए मैं प्लान करूंगी कि कौन सा पहला होगा, कौन सा दूसरा होगा। तो ये चलो आज उठे कॉलेज को गए, कल उठे वो कॉलेज को गए, ऐसे नहीं है। प्लान करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली जाना पड़ेगा, इसलिए उसको भी हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक। ठीक है, सिस्टमैटिक मार्केट सर्वे बोलेंगे। तो यहाँ पे भी हमें करना पड़ता है सिस्टमैटिक लिटरेचर सर्वे। तो ये पहले वर्ड आता है। तो वो कुछ पेपर्स पे हम पहले ऐसे टाइटल देते थे, सिस्टमैटिक लिटरेचर सर्वे ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका जो हमने एग्जाम में भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, systematic literature survey of existing solutions of load balancing algorithms, existing service models of cloud computing system, something like this। तो ऐसा कुछ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको वो सिस्टमेटिक मतलब क्या, आपने क्या सोच के लिखा था, आपने कैसे सर्च किया, आपको कितने पेपर्स मिले, आपने कितने फिल्टर आउट किए। जैसे मार्केट का स्टडी है कि 50 कॉलेज तो मिले, लेकिन हमने सर्च किए 10, क्योंकि वो नियरेस्ट थे। उसमें से हमने देखा कि एक दो कॉलेज तो कॉरपोरेशन वाले थे, मतलब गवर्नमेंट के थे, तो वहाँ पे तो जो स्टूडेंट्स है वो तो बाहर कुछ खाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे रिच स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसे वाले मुझे 5 कॉलेज मिले। ऐसे हम थोड़ा स्टडी करते जाते हैं, इसलिए उसको सिस्टमेटिक बोलते हैं। इन द सेम वे पेपर्स का भी ऐसा ही, डायरेक्टली हमने लिखा रिसर्च पेपर्स ऑन और हमारा टाइटल डाल दिया, ऐसे नहीं होता है। ये ऐसे नहीं होता है, इन द सेंस सर्च करते वैसे ही है, लेकिन उसके बाद हमें एक्सक्लूड करने पड़ते हैं कुछ पेपर्स। तो इंक्लूड और एक्सक्लूड का क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, तो ये सब हमें करना पड़ता है कि कहाँ पे सर्च किया,
फिर कौन से कितने पेपर मिले और वो कैसे मिले, मतलब क्या क्राइटेरिया लगा था आपने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक लिटरेचर सर्वे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें सपोज कुछ 50 पेपर मिल गए, 50 पेपर मिल गए तो उसमें से हमने, हाँ 100 पेपर मिल गए जो फिल्टर्ड है, जो फाइनल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वो पेपर हमने पूरे अच्छे से स्टडी कर लिए। ठीक है, स्टडी कर लिए, फिर उसमें से हमें कुछ कंक्लूजन मिल गया। तो ये कंक्लूजन मिल गया तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका जो स्टडी होगा, मतलब यहाँ पे एज इट इज नहीं लिखना है, तो उसका हमें रिव्यू लिखना है। समझ में आ रहा है, ये लिटरेचर सर्वे और लिटरेचर रिव्यू क्या है डिफरेंस। हाँ, काय नाही समजलं. हम्म. कन्क्लुजन आपण आलोच नाही अजून कन्क्लुजन वर. सर्वे म्हणजे काय, आपण मार्केट सर्वे करतो की नाही सर, तसं आपण लिटरेचरचा सर्वे करणार. म्हणजे काय, आपण सर्च करणार की नाही, बरोबर. जसं मी म्हटलं की तुम्हाला 10 कॉलेजेस आहेत, हे कुठेतरी शोधावं लागेल ना आपल्याला, कोणाला तरी विचारावं लागेल, बरोबर. सर्च करावं लागेल, त्याच्यानंतर आपल्याला सरसकट सगळंच मिळतं इंटरनेटवर. आपल्याला काय करायला लागेल, त्याला फिल्टरिंग करावं लागेल. हा, एक्झॅक्टली. पण त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला सगळंच मिळतं ना, भरपूर काय काय मिळतं, बरोबर ना. फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी घर पे पाव भाजी बनाना है, आप गए मार्केट में, तो आपको सिर्फ पाव भाजी का मटेरियल मिलेगा क्या। मार्केट में तो सब कुछ अवेलेबल है ना, टोमेटो है, बैंगन है, और भी बहुत सारे सब आइटम है। लेकिन आपको क्या चाहिए अभी, टोमेटो चाहिए, ऑनियन चाहिए, फ्लावर चाहिए, और मटर चाहिए, पोटैटो चाहिए। आपको जितना चाहिए आपने उतना ही लिया, राइट। मतलब आपने फिल्टर किया ना। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले पाव भाजी मसाला चाहिए, तो आप मसाले की दुकान में गए, क्लॉथ की दुकान में नहीं गए, मतलब आपको दिख तो सब रहा है, लेकिन आप नहीं ले रहे हो, उसको बोलते हैं फिल्टरिंग। ठीक है, आपने क्या लिया, अब सपोज पाव भाजी मसाला का भी एक दो पानी उसमें ज्यादा कॉस्टली है, दूसरे इसमें कम कॉस्टली है, दो अलग अलग कंपनी का है। तो आपको ज्यादा कॉस्टली वाला चाहिए क्योंकि उसका क्वालिटी अच्छा है, या फिर कम वाला चाहिए, आपने इंक्लूड किया। और आपको जो नहीं चाहिए आपने एक्सक्लूड किया, राइट। ये सिर्फ हमें लिखना होता है, बाकी कुछ नहीं है। कि हमने कैसे सर्वे किया, और हमें जो 50 फाइनल पेपर मिले थे, अगर हमने 50 सिलेक्ट किए हैं तो कैसे मिले, बस वो एक पैराग्राफ लिखना होता है, दैट इज लिटरेचर सर्वे। अब ये 50 पेपर में से हमने क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट किया, तो उसको बोलते हैं रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू। जैसे अभी हम प्लानर कर दें ना, अभी प्लानर सबका रिव्यू कर रहे कि नहीं कर रहे, तो हम लिखते हैं ना कि सपोज अभी मेरे पास XYZ का आ गया प्लानर, तो हम क्या क्या बोलते हैं कि इसमें आपने यूट्यूब का रेफरेंस अच्छा नहीं दिया, इसमें आपने बुक का रेफरेंस अच्छा नहीं दिया, इसमें आपने मेथोडोलॉजी अच्छा नहीं लिखा है। या फिर अगर किसी का बहुत अच्छा है तो हम बोलेंगे ये बहुत ही एक अच्छा प्लानर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानर है। वही हमें यहाँ पे लिखना है, लिटरेचर मतलब पेपर्स जो हमने यहाँ पे सर्च किया है उसका रिव्यू, दैट्स इट। समझ में ना। सर्वे है, जब जब आपका, हाँ, आपका जब पेपर ओवरव्यू वाला होता है, जब आपका पेपर लिटरेचर सर्वे वाला होता है, जब आपका पेपर प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड होता है, तब आपको ये सेक्शन बनाना पड़ता है, क्योंकि फिर आपका पेपर ही क्या है, लिटरेचर सर्वे का है। आपने इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं है, आपने इसमें कुछ मतलब नया एल्गोरिथम तो लिखा नहीं है, आपने कुछ फॉर्म्स वगैरह कलेक्ट करके उसका डेटा एनालिसिस तो किया नहीं है। तो आपके पास है क्या, आपके पास सिर्फ एक ही है कि आपने कितने अच्छे पेपर्स ढूंढे हैं, वो है। तब ये आपको लिखना पड़ता है। जब आपका एक्सपेरिमेंट वाला पेपर है, एल्गोरिथम वाला पेपर है, तो आपने अच्छा सर्चिंग किया होगा तो भी लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो भी चलता है, दैट कैन बी ओमिटेड। बट वेन एवर द पेपर इज बेस्ड ऑनली सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, तब ये कंपलसरी आपको लिखना चाहिए। नहीं तो फिर रिव्यू आता है कि ये आपने लिखा तो है सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, शो मी द प्रोसेस हाउ यू हैव डन द सर्चिंग। ठीक है, अब ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा भी
एक एक दो कंसेप्ट देखना होगा कि रिव्यू कैसे लिखते हैं। उसके पहले हमें पेपर क्या होता है, क्या टाइप क्वालिटी के पेपर होते हैं, वो देखना होगा, क्योंकि हमें गुड पेपर्स ही लेने पड़ते हैं फॉर लिटरेचर रिव्यू। ठीक है। तो एक छोटा सा यहाँ पे है डॉक्यूमेंट, ये मैं सेंड करूंगी। ठीक है, कि छोटा छोटा कंसेप्ट है, देखते जाते हैं हम। मालूम है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मली हम देखते हैं कि जर्नल क्या होता है। सो जर्नल क्या होता है, जैसे हम इसमें भी बनाते हैं। अगर आपने 11 12 साइंस किया है तो आपको मालूम रहेगा कि जर्नल बनाते हैं। तो जर्नल में हम लिखते हैं एम, देन ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, एंड फिर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, एंड फिर हम लिखते हैं कंक्लूजन। वही होता है जर्नल यहाँ पे भी। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब अगर प्रॉपर जर्नल है तो उसका मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंट करो कंक्लूजन ड्रॉ करो, एक्सपेरिमेंट करो कंक्लूजन ड्रॉ करो। तो वो होता है आपका जर्नल। जैसे थॉमसन एडिसन ने भी 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे, और तब जाके आपका जो बल्ब है वो नया बना था। अगर उसका रिसर्च वहीं पे स्टॉप हो जाता तो फिर आज का जो बल्ब का टेक्नोलॉजी वो जनरेट नहीं होता। तो तब उसने जो बल्ब जनरेट किया, तो ऑफकोर्स वो फर्स्ट वॉल्यूम बोल सकते हैं, फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट वर्जन बोल सकते हैं। फिर उसके अलग अलग वर्जन हो गए, क्योंकि वो रिसर्च कंटिन्यू होते गया। बट जब भी उसने कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो हम बोलते हैं ना कि उनका कंक्लूजन है, उनका हम बोलते कंट्रीब्यूशन है, तो वो कहीं ना कहीं तो पब्लिश किया होगा उन्होंने, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। कोई ना कोई, जैसे हम बोलते हैं ना ग्रंथ है में लिखा है, तो वो ग्रंथ में लिखना पड़ता है। मतलब हमें क्या करना पड़ता है, उसका पेपर बनाओ, और हमें क्या करना पड़ता है, उसको देना पड़ता है ऐसे लोगों के पास जो उसको पब्लिश करे। अच्छे वाले भी लोग रहते हैं जो उसको पब्लिश करे, और जर्नल वाले लोग जो रहते हैं, ऑफकोर्स वहाँ पे कुछ लोग पैसे लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। बट इसका जो फंडिंग रहता है वो जनरली गवर्नमेंट करते हैं। हम बोलते हैं ना कि कुछ जर्नल्स अच्छे होते हैं लेकिन वहाँ पे पैसे नहीं भरने पड़ते, तो गवर्नमेंट होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को हमारा रिसर्च बना पढ़ाना है। तो जर्नल का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पेपर्स, कलेक्शन ऑफ गुड पेपर्स रहता है। ठीक है। तो जर्नल के पहले एक आता है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। ओके, मतलब हम अलग अलग कॉन्फ्रेंस करते हैं। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस मतलब जहाँ पे ये लोग आते हैं, स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, एकेडमिशियन, आईटी प्रैक्टिशनर, सब लोग एक साथ बैठते हैं और कुछ डिसाइड करते हैं कि ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है, ये आधा हो गया है, अभी तक मेरा इतना कंक्लूजन आ गया है। तो वो होता है आपका कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि आपका ऑनगोइंग रिसर्च। ठीक है। तो इसलिए पीएचडी का भी रिसर्च है, तो वहाँ पे बोलते हैं कि कॉन्फ्रेंस का प्रोसीडिंग में आपने पब्लिश किया तो चलेगा, बट इट शुड बी ओनली वन। इट शुड बी ओनली वन, क्यों ये वन का क्राइटेरिया है, क्योंकि आपका ऑनगोइंग रिसर्च था। आपका 3 कॉन्फ्रेंस का प्रोसीडिंग आपने पब्लिश किया तो फिर आपका पीएचडी क्यों अवार्ड नहीं होता है, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का मतलब होता है, कॉन्फ्रेंस मतलब क्या होता है, जैसे मीटिंग है हमारा, जोश का भी जैसे प्रोग्राम होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले मीटिंग लेते हैं और हमारा आधा अधूरा जो काम है वहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला, राइट, पहला दिन होने के बाद हम क्या करते हैं, वापस मीटिंग लेते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि पहले दिन में क्या हो गया। तो हमने मतलब जैसे कि हमारे टाइम पे हो गया था, फूड कमिटी के जो हमने कूपन किए थे, वैसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, आप वहाँ पे रहो, वो रहो। मतलब क्या होता है कि ऑनगोइंग एक्टिविटी, कि अगर अगर आपको कुछ दिखाना है, मतलब टेम्पररी कैलकुलेशन है, टेम्पररी कंक्लूजन है, तो वो हम जनरल उसके लिए जनरली होता है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। सेकेंडली, अगर आपको रिसर्च लैब में जाना है, आपको मालूम नहीं है, तो आपको कुछ लोगों से मिलना है, लोगों से भी मिलते हैं, तो उसके लिए होता है कॉन्फ्रेंस। ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस जो होता है ना, वो सब इसके लिए होता है कि हमें भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग, मतलब हम जिनका पीएचडी हो गया है, बहुत अच्छे अच्छे पेपर लिखा है, तो वो कॉन्फ्रेंस नहीं करते, करते हैं। IEEE की तो इनफैक्ट बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग ही कॉन्फ्रेंस करते हैं। मतलब इजीली इजीली पब्लिश नहीं होता है, बट कंपेयर टू जर्नल, कॉन्फ्रेंस में ये थोड़ा सा इजी इजी पब्लिशिंग होता है। IEEE केस में नहीं होता है। तो IEEE के थोड़ा सा अलग होते हैं, बट दैट इज कॉन्फ्रेंस। तो इसलिए सब बोलते हैं कि नहीं, जर्नल चाहिए, जर्नल चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑनगोइंग है, थोड़ा सा आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो चलता है, मतलब उनको एक्सपेरिमेंट वाले पेपर जनरल चाहिए। सिर्फ एक्सपेरिमेंट वाले नहीं, नया पेपर चाहिए, नया टाइटल चाहिए, कुछ कुछ नया शुरू किया है। फॉर एग्जांपल जैसे जनरेटिव है, चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी फॉर एजुकेशन, चैट जीपीटी फॉर दिस, चैट जीपीटी फॉर दिस, हम सब बोलते हैं। लेकिन एक कुछ नया कंसेप्ट है, लेट्स से चैट जीपीटी फॉर ओल्ड एज पीपल, ये जस्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो ये किसी ने अभी तक नहीं किया है, तो इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं क्या, यस, इसके बेसिस पे आप क्या रहो कि ओल्ड एज पीपल के कुछ प्रॉब्लम्स है, और उनके लिए आपने चैटबॉट डिजाइन किया है, और तो आपने उसका कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट किया है। इनोवेटिव कंसेप्ट है, तुरंत एक्सेप्ट होता है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में। ठीक है। तो आपने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और आपने करके देखा कि यस, ये वर्क होता है क्या, कुछ 10 लोगों को दे के देखा कि उनको अच्छा लगता है क्या, इस उनको अच्छा लगा, मतलब ये आपका जो वर्क है वो अच्छा भी है और इनोवेटिव भी है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में, अब ये आपका पब्लिश होने जैसा है।
तो कुछ अच्छे प्रोसीडिंग भी होते हैं कॉन्फ्रेंस के जो स्कोपस में आते हैं। स्कोपस क्या है वो हम देखेंगे बाद में। तो ऐसा नहीं है कि प्रोसीडिंग इज नॉट गुड, प्रोसीडिंग इज गुड और करना भी चाहिए, हम भी करते हैं क्योंकि जाएंगे नहीं, लोगों से मिलोगी नहीं तो कैसे होगा। लेकिन जब ये पेपर हम कॉन्फ्रेंस के प्रोसीडिंग में पब्लिश करते हैं तो उसका उतना वेटेज नहीं आता है जिसका जितना जर्नल पेपर के आता है। जर्नल पेपर का मतलब होता है वो आपका भी जो वर्क है वो अच्छा है, वो प्रूव हो गया है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपर्टाइज है वो बोलते हैं ना कि ये वर्क अच्छा है, ये वर्क अच्छा नहीं है, इसमें ये ऐड करो, उसमें वो ऐड करो, क्योंकि हमें मालूम नहीं रहता कि उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होंगे। तो ये जब आप एक्सटेंड करोगे कॉन्फ्रेंस कोर्ट प्रोसीडिंग का पेपर एक्सटेंड करने के बाद फिर वो आपका जर्नल में एक्सेप्ट होता है। IEEE के ही पेपर होते हैं तो उसको हम एक्सपेरिमेंट एक्सटेंड करते हैं, मतलब उसके और केसेस ऐड करते हैं, फिर वो आपका जर्नल में पब्लिश होने जैसा होता है। ठीक है, तो इसलिए जर्नल का क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं हम। तो दैट इज कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग एंड जर्नल। तो यहाँ पे सब डेफिनेशन वगैरह जस्ट आप एक बार उसको रीड करो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो हमें प्रोसीडिंग के पेपर जनरली अवॉइड करना होता है लिटरेचर में, लेकिन अगर है ही नहीं ज्यादा तो आप ले सकते हो। सेकंडली IEEE के ले सकते हो, एज आई टोल्ड यू IEEE के स्प्रिंजर नेचर के ये प्रोसीडिंग के पेपर्स आप जरूर इंक्लूड करो, क्योंकि वो स्प्रिंग प्रोसीडिंग है तो भी अच्छे क्वालिटी के है। मतलब ये प्रोसीडिंग इज लाइक अ प्रोविजनल एडमिशन, तो फिर आपको समझ में आएगा दिस इज लाइक अ प्रोविजनल एडमिशन, मतलब बच्चे ने एडमिशन लिया है, उसका सब हो गया है, लेकिन 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। बट उसके पहले सेमेस्टर के हमने देखे कि डिस्टिंक्शन है, मतलब चांसेस है कि वो 6 सेमेस्टर में भी अच्छे परफॉर्म करेगा, इसलिए हमने उसको लिया। तो जब 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तब हम उसको बोल सकते हैं वो कंफर्म एडमिशन है, मतलब जर्नल है। ऐसा एक कंसेप्ट है, ऐसे मतलब जस्ट समझने के लिए याद रखो। तो यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने क्या क्या होता है। ठीक है, अब जर्नल मतलब क्या होता है, जर्नल क्यों होता है, क्योंकि उसका रिव्यू होता है। और कॉन्फ्रेंस में हम जाते हैं तो हमारे सामने दो लोग बैठे रहते हैं, कभी कभी एक भी लोग एक ही बंदा हो सकता है, और वो रिव्यू करता है, बोलता है कि ये अच्छा है, इसको एक्सेप्ट करो वगैरह वगैरह। जर्नल में ऐसा नहीं होता है, उसका रिव्यू होता है और कम से कम 3 लोगों को दिया जाता है रिव्यू, मतलब उसको चेक करते हैं। पीयर मतलब इंडिविजुअल, मतलब सब लोग अलग अलग चेक करते हैं। जैसे कॉन्फ्रेंस में मैं भी जाती हूँ एक्सपर्टाइज, लेकिन मैं और मेरी फ्रेंड बैठ के मिलते हैं और बोलते हैं, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं हाँ ये पेपर अच्छा है ये नहीं है, ऐसा। लेकिन पीयर रिव्यू का मतलब क्या है, इंडिविजुअल, पीयर नेटवर्क के जैसा। तो मतलब मेरे पास एक पेपर आता है, वही पेपर से सुवर्णा मैडम के पास भी पेपर चेक करने को रिव्यू करने को जाएगा, लेकिन उनको नहीं पता चलेगा कि मेरे पास कौन सा पेपर आया, मुझे भी पता नहीं चलेगा उनके पास कौन सा है। इसको बोलते हैं पीयर रिव्यू, सबको अलग अलग है। तो ऐसे मिनिमम 3 लोगों को देते हैं, कभी कभी ज्यादा भी दे सकते हैं, बट एट अ टाइम वो 3 लोगों को देते हैं। और 3 लोगों में से अगर 2 लोग बोलते हैं कि ये पेपर अच्छा है, ये कुछ चेंजेस है तो भी लेकिन ये कर सकते हैं, तो रिव्यू के अलग अलग टाइप आते हैं कि या तो वो एक्सेप्ट करते हैं डायरेक्टली अगर बहुत अच्छा क्वालिटी है, या तो वो रिजेक्ट करते हैं, या तो फिर वो एक्सेप्ट विथ माइनर चेंजेस करते हैं, या फिर एक्सेप्ट विथ मेजर चेंजेस, मतलब कुछ बड़े बड़े चेंजेस लिखते हैं, 70-80 कमेंट्स वगैरह लिखते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं। कुछ लोग 10-12 कमेंट्स, कितना भी मतलब जितना फॉर्मेटिंग वगैरह चेंजेस रहता है। तो ऐसे 3-4 टाइप के उनके रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले मतलब उसके रिव्यू रहते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट रिव्यू आवर जर्नल आवर पेपर गॉट गेट्स एक्सेप्टेड। इसलिए जर्नल बोलते हैं कि जर्नल करो, क्योंकि उसका रिव्यू प्रोसेस ही थोड़ा सा अलग रहता है, और उसको टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है। तो हम बोलते हैं कि क्यों ऐसे पेपर पब्लिश नहीं होता है, ऐसा नहीं है, होता है पेपर। तो उसके जितने भी रिव्यूज आते हैं, अगर रिजेक्ट हो गया तो भी हमें देखना है कि क्या प्रॉब्लम है इसको, और अगर एक्सेप्ट होता है, कुछ कमेंट्स आते हैं तो वो कमेंट्स रिजॉल्व करो और वापस सेंड करो, रिजॉल्व करते जाओ, आपके पेपर का क्वालिटी सुधरते जाएगा। तो ये बात होती है, इसलिए जर्नल बोलते हैं। ठीक है, देन जर्नल को क्या रहता है, वो रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करते हैं। कॉन्फ्रेंस का ऐसे कंपलसरी नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, इसलिए वो एज अ गारंटेड प्रूफ नहीं माना जाता है, इसलिए कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं ना कि कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग कंसिडर नहीं करते। द स्कोप, अलग अलग जर्नल, जैसे कॉन्फ्रेंस में अगर हमने लिखा है कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट ट्रेंड्स इन कंप्यूटर, तो सारे ही कंप्यूटर्स के पेपर उसमें आएंगे। लेकिन जर्नल का ऐसे नहीं होता है, जर्नल में अलग अलग स्पेसिफिकली भी होते हैं। जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा भी है, जर्नल ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग, मतलब सब्जेक्ट वाइज भी जर्नल्स है, इसलिए जर्नल्स ही सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और जर्नल में जनरली रिव्यू आर्टिकल्स, मतलब रिव्यू भी कर होते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, रिव्यू पेपर होते हैं, केस स्टडीज होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें जर्नल पे रेफर करना होता है। एंड ये जर्नल को साइटेशंस रहता है, मतलब ये जर्नल कितने लोगों ने रेफर किया है उसके बेसिस पे उसका रैंकिंग होता है। इसलिए जो जर्नल का पेपर आप रेफर करो, या फिर जो भी पेपर आप रेफर करने वाले हो, वो कौन से जर्नल में पब्लिश हो गया है, दैट ऑल्सो मैटर्स, इसलिए ये हमें देखना है। तो रेफरेंसेस में ऐसा नहीं कि रेफरेंसेस में कोई भी हमें वैलिड रेफरेंस मिल गया और उठाया, ऐसे नहीं है।
क्योंकि हमारे पास देखो लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रेफरेंसेस का मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं कि 50 और 100, हमें लगता है 50 और 100 ज़्यादा है, लेकिन अभी मैं आपको सर्चिंग का दिखाऊंगी ना, तो उसमें 1 लाख 2 लाख पेपर्स आपको मिलेंगे सेम टाइटल पे। कोई भी टाइटल दे तो लोग इतने सर्च करते रहते हैं। तो 2 लाख में से आप कौन से 100 ले रहे हो, दैट दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये सब फैक्टर्स उसमें देखना चाहिए कि कौन सा कितना साइटेशंस है, कौन से रिसेंट वाले हैं, कौन से क्वालिटी के हैं। तो उसके बेसिस पे हम जर्नल सेलेक्ट करते हैं। कौन से टाइप के होते हैं? पीयर रिव्यूड, कंपलसरी आपको पीयर रिव्यूड ही लेना है। अगर बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं तो उसमें कैटेगरीज है, वो वाले पेपर्स जर्नल्स लेना है। ओपन एक्सेस जर्नल्स भी ले सकते हो, क्लोज एक्सेस जर्नल भी ले सकते हो। ओपन एक्सेस मतलब जिसका पेपर आपको मिलता है, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि IEEE है, तो IEEE इज डायरेक्टली नॉट ओपन एक्सेस पेपर, क्लोज एक्सेस है। IEEE का अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट डाउन। तो IEEE क्लोज एक्सेस है, क्लोज एक्सेस मतलब उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। एंड ओपन एक्सेस मतलब आपको कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, इट इज अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट। तो कुछ जर्नल्स ऐसे हैं क्योंकि उनका जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट करते हैं, तो वो पैसे नहीं लेते हैं और वो सबको फ्रीली देते हैं, क्योंकि सबको रीडिंग के लिए फ्री होना चाहिए। डायरेक्टली वो पैसे करके क्यों पढ़े, ऐसा भी है, लेकिन कुछ लोग लेते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल, जो मैंने आपको बताया। और कुछ लोग ऐसा पेपर ऐसा लेते हैं कि मतलब सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा और सारे पेपर्स भी आप रिव्यू कर सकते हैं। तो ऐसा भी एक कंसेप्ट है। ओके, सो दैट इज टाइप्स ऑफ जर्नल बेसिकली। देन कौन से जर्नल्स बेस्ड होते हैं? तो साइंस एंड मेडिकल जो है ना, वहाँ पे नेचर करके एक जर्नल है, वर्ल्ड्स बेस्ट जर्नल। आप हमेशा यही याद रखो, नेचर एंड साइंस। जल्दी पेपर होते नहीं, 2 साल लगते हैं लोगों को वहाँ पे पेपर पब्लिश करने के। मतलब वो कितना रिवीजन करते होंगे आप देख सकते हो, हर 2-3 महीने में उसका बहुत कमेंट आता है। उस क्वालिटी के पेपर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं कि होना हम क्या हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते, फिर उतना आपको पेशेंस होना चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि वो लेवल के पेपर्स कैसे लिखते हैं, दैट्स इट। तो ऐसे कुछ पेपर्स यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया जस्ट फॉर योर नॉलेज की क्या क्या है। ठीक है। और हमारा इंजीनियरिंग में IEEE ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, IEEE ट्रांजेक्शन ये जर्नल है। IEEE डिजिटल एक्सप्लोर क्या है? कॉन्फ्रेंस है, मतलब मेरे भी IEEE डिजिटल एक्सप्लोर में पेपर पब्लिश हो गए, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है। तो IEEE जर्नल नहीं करता क्या? IEEE बहुत अच्छे अच्छे जर्नल्स करते हैं। IEEE में भी 1.5-2 साल लगते हैं। कॉन्फ्रेंस के उनके ही कॉन्फ्रेंस के पेपर जो हमारे हो गए हैं उसको आप एक्सटेंड करो, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है, बेसिक है, ट्रायल है, न्यू है, नया आइडिया नहीं है ना, तो IEEE वाले लेंगे भी नहीं। चाहे वो एक्सपेरिमेंट आपका कितना भी सिंपल हो, कितना भी कैसे मतलब राइटिंग आपका थोड़ा सा पुअर है तो भी चलता है। इतना भी पुअर नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा पुअर है तो भी आपका चल जाएगा। अगर कंसेप्ट नया है तो IEEE ऑलवेज चेक्स द इनोवेशन, दैट्स इट। अगर आप IEEE के कंसेप्ट करोगे, थोड़ा सा स्टडी करोगे और IEEE के पेपर करोगे तो आपको समझ में आएगा। ओवरव्यू वाला वो जनरली लेते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ नया इंसाइट नहीं रहता है। लेकिन जो मैंने कल पेपर दिखाया था आपको, वहाँ पे हो गया, बिकॉज द टेक्नोलॉजी वॉज न्यू एट दैट टाइम। तो ये होता है बेस्ट जर्नल्स। तो IEEE के भी बेस्ट जर्नल्स है। ये जो सारे जर्नल्स है ये सब 1-2 साल लेते हैं। जैसे बिजनेस और मैनेजमेंट में हार्वर्ड का ही खुद का जर्नल है, सो उनको भी 2-2 साल लगते हैं। एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल, जर्नल ऑफ मार्केटिंग, अच्छे अच्छे जर्नल्स हैं। यहाँ पे भी आप कर सकते हो। सो दिस आर सम लिस्ट। ठीक है। अब ये जर्नल के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्वालिटी फैक्टर्स। ठीक है, तो सारे जर्नल को रहता है सबसे पहले तो इम्पैक्ट फैक्टर, कितना उसका साइटेशन से, उसके बेसिस पे एक कैलकुलेशन है, मैंने नीचे दिखाया है वो आप पढ़ के भी आपको समझ में आएगा, या फिर हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि वो क्या कैलकुलेशन होता है। कि उसका कैलकुलेशन मतलब सिंपल होता है कि पिछले 2 सालों में कितने लोगों ने उसको रेफर किया, कितने लोगों ने मतलब कितने आर्टिकल्स में उसको रेफर किया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक करंट ईयर चल रहा है 2003, तो 2003 का इम्पैक्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स से जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस कोई जर्नल है, तो जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस का 2023 का इम्पैक्ट फैक्टर उनको दिखाना है उनकी वेबसाइट पे। तो वो क्या देखेंगे कि 2023 पिछले 2 साल का 23 एंड 22 में कितने पेपर्स में इसको रेफर किया है। ठीक है, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो सपोज मेरे पेपर में मैंने लिखा है उसको 10 बार रेफर किया है, मतलब उसके 10 साइटेशन हो गए। ठीक है, दूसरे इसमें उसको लिखा है 20 साइटेशन। पेपर तो दो ही है लेकिन 10 साइटेशन है, तो इसको हम क्या करते हैं, 10 + 20, 30 ÷ 2। ओके, तो उसका जो फैक्टर आता है 15, तो उसका फैक्टर बन जाता है 15। तो ऐसा कुछ एक रफ कैलकुलेशन है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा अलग भी कैलकुलेशन है उसमें, बट टू अंडरस्टैंड कि ये एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब उसका कितना इम्पैक्ट है, कितने लोगों ने रेफर किया है। हम बोलते हैं ना कि ये उसका बहुत इम्पैक्ट है, या बाकी या हमारी क्लास में, इसका मतलब उसको बार बार याद करते हैं।
तो हम भी पेपर रेफर करने वाले हैं, इसलिए उसको बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। तो इम्पैक्ट फैक्टर के जैसा ही एक आइगन फैक्टर स्कोर भी आता है। कुछ कैलकुलेशन है कि सब कैलकुलेशन एक्चुअली साइटेशन के बेसिस पे ही है। सिर्फ वो नंबर ऑफ ईयर पे, कभी 2 साल का लेते हैं, कभी 3 साल का लेते हैं, कभी 10 साल का लेते हैं, कभी कौन से जर्नल में रेफर किया है, कौन से जर्नल में उसको पेपर मतलब लिया, रेफर किसने रेफर किया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये सब देख के उसका ये स्कोर कैलकुलेट होता है। इम्पैक्ट फैक्टर जनरल है, जनरल इसलिए इम्पैक्ट फैक्टर पहले देखते हैं। अभी आइगन फैक्टर वगैरह ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जर्नल का, सॉरी, कोई भी साइटेशन नहीं देखते हैं, उसमें भी फिल्ट्रेशन होता है। तो इसका भी एक एल्गोरिदम है। सो दैट इज वन फैक्टर टू चेक हाउ द मीन्स हाउ द जर्नल इज गुड और बैड। ठीक है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर हम बोलते हैं ना कि वो इम्पैक्ट फैक्टर है क्या, नहीं चेक करो पहले कितना इम्पैक्ट फैक्टर है। ठीक है, तो ऐसे ही आइगन फैक्टर स्कोर है। देन साइंस, मतलब एससीआई करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वेब ऑफ साइंस का एक ग्रुप है। ठीक है, तो साइमैगो बोलते हैं कुछ लोग, शिमैगो भी बोलते हैं। तो उसका भी एक कैलकुलेशन है, जर्नल रैंक। ठीक है, वो कैलकुलेशन आप बाद में देख सकते हो, अभी तो हमें वो कैलकुलेशन फिलहाल नहीं देखना है, क्योंकि जब हम डिटेल में जाएंगे तब हम एक एक कैलकुलेशन देखेंगे। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा रैंकिंग होता है। तो साइट स्कोर मतलब जो स्कोपस वाला ग्रुप है, स्कोपस मतलब एल्सेवियर पब्लिकेशन है। देखो, कोई भी मैगजीन होता है, कोई भी न्यूज़पेपर होता है, उसका पब्लिशिंग हाउस होता है। ठीक है, न्यूज़पेपर बनाने वाले लोग अलग होते हैं और उनका एक पब्लिशिंग हाउस, एक डिपार्टमेंट अलग होता है, डिपार्टमेंट के जैसा। तो ऐसे ही स्कोपस करके एक अलग ग्रुप है, जो एल्सेवियर के कुछ लोग हैं, उन्होंने ही शुरू किया था, लेकिन उसमें सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की भी लोग हैं। तो एल्सेवियर मतलब एक पब्लिशर है। ठीक है, तो उन एल्सेवियर, स्प्रिंगर नेटर, ये पब्लिशर्स है, उनके भी अच्छे जर्नल्स है, लेकिन उनके ही लोगों ने जो क्या बोलते हैं कि एक स्कोपस करके एक ऑर्गेनाइज कम्युनिटी एस्टेब्लिश किया है टू चेक द क्वालिटी ऑफ द जर्नल्स। तो सारे जर्नल, उनके खुद के भी जर्नल्स डायरेक्टली नहीं करते, बट ऑफ कोर्स उनके मैक्सिमम जर्नल्स स्कोपस पे है। तो अगर वो उनके क्वालिटी में बैठा तो वो उनकी लिस्ट में ऐड करते हैं, उनके नज़र में वो अच्छा जर्नल है, इसलिए बोलते हैं ना स्कोपस इंडेक्स जर्नल, स्कोपस इंडेक्स जर्नल। तो स्कोपस एक ऑर्गेनाइजेशन है। सिमिलरली वेब ऑफ साइंस भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी वही चेक करते हैं। मतलब ये अलग अलग ग्रुप बनाया है। तो हमारे जैसे यूनिवर्सिटी में बोलते हैं कि पहले स्कोपस का पेपर है कि नहीं दिखाओ, फिर Q1 Q2 Q3 है कि नहीं दिखाओ, फिर वेब ऑफ साइंस है कि नहीं दिखाओ, फिर यूजीसी केयर है कि नहीं दिखाओ, तो मतलब आपका पेपर अच्छा है। कुछ भी नहीं है तो आप जस्ट नाम के लिए पब्लिश कर सकते हो, बट ये उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, देन एच इंडेक्स। एच इंडेक्स मतलब ये जो जर्नल है उसके पेपर्स कितने लोगों ने रिफर किए हैं, कितने आर्टिकल्स, हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ दैट जर्नल हैज बीन रेफर्ड। फॉर एग्जांपल जैसे जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस मैंने बोला, तो उसके मान लो कि 100 पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए, एक कॉपी में लेट से 10 करके, ऐसे 10 एडिशन उन्होंने किया है 10 महीनों में। तो उसमें से 5 ही पेपर रेफर हो गए, मतलब उसका एच इंडेक्स कम है। ठीक है, ये एच इंडेक्स ऑफ जर्नल। ऐसा एच इंडेक्स, H10 इंडेक्स ऑफ ऑथर्स भी होता है, बट वो जब हम आएगा टॉपिक तब हम देखेंगे कि क्या है एग्जैक्टली। देन अल्ट मैट्रिक्स, ये आजकल नया कंसेप्ट है। अल्ट मैट्रिक्स का मतलब होता है अल्टरनेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये होता है इसके पहले हम बोलते थे कि साइटेशन, साइटेशन की मतलब मेरा पेपर कितने किसने रेफर किया उनके पेपर में। अब क्या रेफर कर रहे हैं हम, मेरा पेपर किसने रेफर किया, फॉर नोट्स प्रिपरेशन, फॉर एकेडमिक पर्पस, या फिर मेरा पेपर उन्होंने कहाँ पे सेंड किया है, सोशल मीडिया पे कहाँ पे सेंड किया है। तो अल्टरनेटिव मैट्रिक्स है, मतलब एक पेपर है मेरा बहुत ही अच्छा, मतलब उसको रेफर ज़्यादा नहीं किया है, साइटेशन कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो पेपर में मैंने कुछ अलग ट्रिप्स बनाए दिखाए हैं, लिखे हैं। तो वो पेपर यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर हो गया, तो वो सोशल मीडिया में पॉपुलर हो गया। तो उसको बोलते हैं अल्ट मैट्रिक्स, अल्टरनेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसा भी पॉपुलैरिटी कैलकुलेट करते हैं और उसका भी एक कैलकुलेशन चेक करते हैं। एक वेबसाइट है जिसमें ये अल्ट मैट्रिक्स को हमें पता चलता है। बिब्लियोमेट्रिक में एक पार्ट है अल्ट मैट्रिक्स, वहाँ पे ये हमें लगने वाला होता है। ठीक है, peer review एंड रेपुटेशन हमने ऑलरेडी देखा है। सो दिस आर दी फ्यू मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन दिया है, अभी वो कैलकुलेशन हम नहीं देखेंगे, ये फाइल आपको सेंड करके रखती हूँ, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, वो आप कभी भी देख सकते हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं, बट यू शुड नो दैट मेट्रिसेस कि क्या है ये। ठीक है, क्या क्या होते हैं, तो आप बोल सकते हैं मेट्रिक, उसके इम्पैक्ट फैक्टर होता है, उसका आइगन फैक्टर होता है, साइड स्कोर होता है, ये सब आप बोल सकते हैं। ओके, दिस आर द मैट्रिक्स। मतलब हम बोलते हैं ना कि बच्चों को कैसे इवेलुएट करते हैं, उसका इंटरनल में कितना है, एक्सटर्नल में कितना है, स्पोर्ट्स में कितना है, को करिकुलर में कितना है, एक्स्ट्रा करिकुलर में कितना है, ये सारी स्कोर हम देखते हैं। ये सारे स्कोर अच्छे हैं मतलब वो बंदा अच्छा है, तब हम उसको बोलते हैं कि ये उसका अटेंडेंस अच्छा है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये बेस्ट स्टूडेंट है, उसको अवार्ड दे दो। तो ऐसे ये भी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे लिखा है, नो नीड टू गो इन डेप्थ ऑफ दिस, जस्ट टू अंडरस्टैंड। कभी आपको लगा तो आप पढ़ लो बैठे बैठे।
पूरा हमें उस पर अभी फिलहाल एग्जाम वगैरह नहीं देना है, बट टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट इट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में दिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे का। जर्नल्स कौन से होते हैं? एक होता है रिसर्च जर्नल, जिसमें प्योर रिसर्च होता है, मतलब प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन, नया सोल्यूशन ही चाहिए, नॉन एग्जिस्टिंग सोल्यूशन या फिर एग्जिस्टिंग सोल्यूशन का रिफाइन मॉडल। ठीक है, एग्जिस्टिंग सोल्यूशन भी नहीं, उनको तो नया ही चाहिए रहता है। तो रिसर्च जर्नल में IEEE ट्रांजेक्शन आता है सबसे पहले। ठीक है, देन रिव्यू जर्नल्स, कुछ जर्नल्स ऐसे ऐसा है ना, वो बहुत ही अच्छा, सिर्फ वहाँ पे रिव्यू करके ही मतलब रिव्यू वाले ही पेपर पब्लिश होते हैं। ऐसा है कि कंप्यूटर साइंस रिव्यू, ऐसा ही जर्नल का नाम है, कंप्यूटर साइंस रिव्यू। इट इज़ अ पेड जर्नल। ये 60-70 थाउजेंड लेते हैं, बट वो सिर्फ रिव्यू पेपर ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि रिव्यू पेपर हम क्यों लेकर, वो ऐसे कुछ जर्नल्स है वो सिर्फ रिव्यू की पेपर लेते हैं, तो वो होता है रिव्यू जर्नल्स। सो इसलिए हमने ओवरव्यू देखा है कि वो ओवरव्यू क्यों अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो पब्लिश होने जैसा होता है। लेटर्स एंड कम्युनिकेशन जर्नल भी होते हैं, जिसमें लेटर्स पब्लिश करते हैं, इंग्लिश केस में होता है ये। मेथोडोलॉजी जर्नल्स, वहाँ पे नया मेथोडोलॉजी जनरेट करते हैं, रिसर्च का नया मेथोडोलॉजी, मतलब डेटा कलेक्शन है, एक्सपेरिमेंटल है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ अलग मेथड है जिससे रिसर्च हो सकता है, यू कैन गो विद दिस, या फिर फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन, कैसे ये मतलब मेथड्स अच्छे हो सकते हैं। देन इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब अलग अलग टॉपिक के वो पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस है, लेकिन कंप्यूटर साइंस का टेक्निक है AI, और AI और हेल्थ केयर, ऐसा वाला भी अगर आपका है, तो वहाँ पे आना चाहिए क्या? ये आना चाहिए। तो हम उस वक्त वो जर्नल का नाम भी थोड़ा अलग रहता है, जर्नल ऑफ कंप्यूटिंग। ओके, मतलब जनरल किया उन्होंने, कंप्यूटर साइंस की जगह पे जर्नल जर्नल ऑफ कंप्यूटिंग किया। तो ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल्स भी होते हैं, रीजनल भी होते हैं, नेशनल जर्नल्स भी होते हैं। कुछ जर्नल्स जो होते हैं वो सिर्फ प्रिंट कॉपी रहता है, ठीक है, लेकिन ऐसे जर्नल्स के अभी रेफरेंसेस वैलिड नहीं है, हमें नहीं लगता है वो। ओपन एक्सेस, एज आई टोल्ड यू, ओपन एक्सेस मतलब यहाँ पे ऐसे जर्नल्स होते हैं जिसके पेपर हम कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। IEEE इज नॉट ओपन एक्सेस, इसलिए हम उसका पेपर डाउनलोड नहीं कर सकते थे। नॉट ओपन एक्सेस मतलब वहाँ पे ऑथर ने पे किया है, ऑथर ने पे किया है, तो और IEEE में ऑथर पे नहीं करता है। दूसरे वाले कुछ जर्नल्स है वहाँ पे, अगर आपका पेपर जो है, देखो, वो पेपर पब्लिश करने के बाद या तो ऑथर को पे करना पड़ेगा या तो रीडर को पे करना पड़ेगा, और दोनों को पे नहीं करते मतलब इट इज कम्प्लीटली गवर्नमेंट ओरिएंटेड, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको ऑलरेडी पैसे दिया। लेकिन सारे जर्नल्स ऐसे नहीं होते। तो आपको पे करना है, मतलब रीडर्स हैज टू टेक द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आपने पे नहीं किया, आपने पे नहीं किया है, ऑथर ने पे नहीं किया है, मतलब यूजर को पे करना है। सेकंड होता है, अगर आपने पे नहीं किया है, पे किया है, तो यूजर को फ्री मिलेगा, तो ओपन एक्सेस वाला होता है। ठीक है, तो इसलिए जो आप ये पेज जर्नल सब बोलते हैं ना, दैट इज लाइक अ ओपन एक्सेस जर्नल। तो आपको कभी भी बोल सकते हैं कि आपने जो पेपर पब्लिश किया है वो कौन सा है, ओपन एक्सेस में किया है, पेड जर्नल में किया है, तो ऐसे आपको फिर वो टर्म समझना चाहिए। स्पेशलिटी जर्नल्स मतलब स्पेसिफिकली ये वाले जर्नल होते हैं Q1 Q2, इनके थीम के अलावा अगर उनको थीम को जरा भी मैच नहीं कर रहा है ना, थोड़ा सा भी मैच नहीं कर रहा है, तो पेपर आपका रिजेक्ट हो जाता है। थीम की वजह से भी बहुत सारे पेपर रिजेक्ट होते हैं। प्रैक्टिशनर जर्नल्स मतलब ये सिर्फ आई वाइट पेपर्स जो पब्लिश करते हैं, वो होता है आपका प्रैक्टिशनर जर्नल्स। एंड एजुकेशनल जर्नल्स, जहाँ पे हम वगैरह करते हैं एजुकेशन के बेसिस पे, जर्नल ऑफ एजुकेशन करके जो है, वहाँ पे हम एजुकेशन का नया मेथोडोलॉजी डिस्कस करते हैं। सो ऐसे कुछ जर्नल्स होते हैं। और हमें जो कौन सा लगता है हमारे जब जर्नल्स अब ये पब्लिश करना है, ऑफ कोर्स ये आज का टॉपिक नहीं है जब हम पब्लिश करने वाले या फिर सबमिट करने वाले तब का है, बट स्टिल अब ये कंसेप्ट आया ही है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है UGC केयर। ठीक है, UGC मतलब UGC ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, हर एक यूनिवर्सिटी से एक एक मेंबर लिया है और उनका एक ग्रुप क्रिएट किया है, UGC केयर। फिर वो उनको एक दिया है काम कि आपको जो भी जर्नल है, छोटा बड़ा जो भी जर्नल है, उसका क्वालिटी चेक करना है, नेशनल लेवल पे है। ठीक है, इसलिए UGC केयर हमारे इधर सब चल जाता है, PhD के लिए वगैरह सब चल जाता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये नहीं चलता है, तो तब कौन सा है, तब है आपका स्कोपस इंडेक्स। स्कोपस इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच चेक्स द क्वालिटी। जैसे सेट है तो आपका सिर्फ विद इन स्टेट आपका वैलिड माना जाता है, नेट एग्जाम है तो पूरे नेशन में माना जाता है, ऐसा है। तो स्कोपस मतलब वर्ल्ड वाइड बेस्ड है। वेब ऑफ साइंस भी वर्ल्ड वाइड बेस्ड है, सबसे पहले वेब ऑफ साइंस ही आया था एक्चुअली। तो लिखा कैटेगरी में सब नीचे है क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं ज़्यादा, बट वेब ऑफ साइंस एक्चुअली स्कोपस के पहले आया है। स्कोपस भी आया था आपका 80, अराउंड 80 आया था। ठीक है, देन जनरल इम्पैक्ट फैक्टर करके एक अभी नया कंसेप्ट है, उसके बेसिस पे भी आप चेक कर सकते हैं कि इसका मतलब ये जो जर्नल है यहाँ पे रैंक है कि नहीं। इसको पहले थॉमसन रूटर बोलते थे, उसका नाम चेंज किया, तो थॉमसन रूटर जर्नल है क्या, ये पहले बोलते थे। ओके, सो दीज आर दी क्वालिटीज।
अब नया कंसेप्ट क्या आ गया मैनेजमेंट के, इसमें एक्चुअली ये है एबीडीसी जर्नल्स है। तो आप जब लिटरेचर रिव्यू करोगे तो आपको सबसे पहले एबीडीसी जर्नल्स में देखना पड़ता है मैनेजमेंट के इसमें। ठीक है, हमारे इसमें क्या देखना पड़ता है, वेदर इट इज स्कोपस पेपर और नॉट, जो भी रेफरेंस हम बोल रहे हैं रेफरेंस। ये मतलब वो लिया तो अच्छा है, इससे एक्चुअली कोई मतलब रूल नहीं है कि और स्कोपस वाले ही रेफरेंस लेना चाहिए, जनरल नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम दोनों तरीके से देखेंगे। लेकिन स्कोपस के ज़्यादा वहाँ पे यूज़ करोगे तो आपका पेपर एक्सेप्टेंस का चांस ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, सो दैट इज स्कोपस वाले पेपर या फिर जो ये क्राइटेरिया है। अब इसके बाद एक्चुअली आता है, हाँ एबीडीसी में क्या आता है, जो 4 लेवल्स हैं, ए स्टार ए मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देन गुड, या फिर बेस्ट बोल सकते हैं, बेस्ट गुड एंड जो हम बोल सकते हैं कि जनरल पेपर है, ओके वाला पेपर हम बोल सकते हैं। सो ऐसे 4 कैटेगरी है। तो ऐसे ही कंप्यूटर साइंस या फिर जनरल में कौन सा है, Q1 Q2 Q3 Q4। Q1 मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट 25% जर्नल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ल्ड्स में टोटल 1000 जर्नल्स है अच्छे क्वालिटी के, ओके, 1000 जर्नल जो स्कोपस में है ऑफकोर्स, ठीक है, 1000 है तो उसमें से फर्स्ट 250 इन दिस इन विच सेंस, साइटेशन, देन उसका एक्सेप्टेंस रेट, उनके क्वालिटी, ऑफ कोर्स सबसे पहले क्वालिटी का मतलब ही साइटेशंस एक्चुअली है, इम्पैक्ट फैक्टर है, आइगन वैल्यू फैक्टर है, साइट स्कोर, ये सारे वैल्यू अच्छे हैं तो उसको ए स्टार माना जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हम बोलते हैं ना कि कोई बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब होता है, उसके सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स आउटस्टैंडिंग है, अच्छे ही हैं, अबो 95% है, अटेंडेंस में अबो 95% या फिर 100% है, तो ऐसा जो बंदा होता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर करके सबको हम अवार्ड देते हैं। सो दैट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जर्नल्स भी ऐसे होते हैं, ए स्टार, देन ए बी सी। उसी को टेक्नोलॉजी के जर्नल्स में उन्होंने उनका खुद का किया है। तो जो साइमेगो करके ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये क्वालिटी उन्होंने उनका आसन किया है। एबीडीसी इज द ऑस्ट्रेलियन बॉडी, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे लिखा है मैंने, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डीन्स काउंसिल, मतलब ये मैनेजमेंट के पेपर्स वो देखते हैं। ठीक है, एप्सको के जैसा, एप्सको भी एक ग्रुप है, ऐसे ही एबीडीसी जर्नल्स का भी एक ग्रुप है। ऑस्ट्रेलियन पर्सन आर दी मेन पर्सन, सारे वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड के लोग रहते हैं उसमें। ठीक है, तो उन्होंने ये रैंकिंग दिया है, सैमेगो ने रैंकिंग क्या दिया है, Q1 Q2 Q3 Q4। Q1 मतलब वर्ल्ड्स 25%, बेस्ट 25%, Q2 मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट 50%, Q3 मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट 75%। सो लाइकवाइज दे ऑल्सो हैव सेट सम कैटेगरी। ठीक है, अब ये जो जर्नल्स है ये हमें लेना तो है, मतलब ए स्टार ए बी सी में से कौन से लेना है। हो सके तो आप ए स्टार वाले जर्नल्स ले लो, उसके पेपर रेफर करो, लेकिन वो नहीं मिल रहे तो ही मिल गए आपके पेपर टॉप आपके टॉपिक के हिसाब से, देन यू गो फॉर ए कैटेगरी। वो भी कम है, देन यू गो फॉर बी कैटेगरी, वो भी कम है, देन यू गो फॉर सी कैटेगरी। वो भी कम पड़ रहे तो फिर आगे का जनरली रेफर मत करो, लेकिन अगर नया रिसर्च है तो हम रेफर कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेंटेन दिस कैटेगरी। IEEE के जो जनरल पेपर रहते हैं ना, उसके अंदर अगर आपको कभी IEEE का कॉन्फ्रेंस करना है ना, तो IEEE के इसमें एक तो नया आइडिया ले लो, एक्सपेरिमेंट सिंपल रहने दो, ग्रामेटिकल मिस्टेक मतलब इंग्लिश से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा किया है ऐसा नहीं किया है तो भी चलता है, बिकॉज इट इज़ फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज दे डू द एक्सपेरिमेंट मोर देन बाय अस। ठीक है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको पब्लिश करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, IEEE के रेफरेंसेस दे दो ज़्यादा। इसलिए ये रेफरेंस के लिए हमने देखा कि ये क्या है कंसेप्ट सब। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब ये पेपर ढूंढना कैसे है, ठीक है। अब ये ढूंढना देखो, गूगल में हमने देखा था, गूगल में ढूंढोगे तो सब मिलता है, राइट। बट पेपर ढूंढना मतलब गॉड ढूंढने जैसा है। ठीक है, पेपर ढूंढना मतलब गॉड ढूंढने जैसा है, भगवान ढूंढने जैसा है। क्योंकि आपको इजीली नहीं मिलेगा, इजीली नहीं मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली सर्च करोगे तो मिलेगा, आप सिस्टमेटिकली सर्च करोगे तो मिलेगा। मान लो कि आपका IEEE के ही पेपर चाहिए, तो क्या ऑप्शन है, यस IEEE के जब वेबसाइट पे जाओ, मतलब उनके डेटाबेस में जाओ, उनका डेटाबेस उन्होंने मेंटेन किया, उनकी रिपोजिटरी है, वहाँ पे उनका खुद का सर्च इंजन है, एंड दैट सर्च इंजन इज ओनली फॉर द रिसर्च पेपर्स। आपको कोई इमेज वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये जो डेटाबेसेस है इट इज ओनली फॉर द रिसर्च पेपर्स। तो पबमेड मतलब मेडिकल पब्लिकेशन, तो वहाँ पे हेल्थ केयर के भी मिलते हैं आपको, और ये MBBS वाले लोग वगैरह वो सब पब्लिश करते हैं यहाँ पे, बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंसेस। IEEE मतलब सब टेक्नोलॉजी के लिए, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ऑल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल वगैरह भी रहता है उसमें सब, इंजीनियरिंग, ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस। स्कोपस में आर्ट्स वगैरह वाले वगैरह भी है, सिर्फ इंजीनियरिंग के नहीं है। जैसे IEEE में मीडिया वगैरह नहीं होगा, लेकिन वो स्कोपस में मिलेगा आपको, वो आपको ABDC में भी मिलेगा।
ठीक है। मल्टी डिसिप्लिन स्कॉपस मतलब सब है, सोशल साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, सब कुछ है उसमें, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एवरीथिंग। ठीक है। वेब ऑफ साइंस एज नेम इंडिकेट्स इट इज बेसिकली फॉर साइंस, बट नॉट जस्ट साइंस, साइंस प्लस अदर भी है, मतलब साइंस प्लस आर्ट्स भी है उसमें, साइंस प्लस ह्यूमैनिटीज भी है, लेकिन मेनली साइंस ओरिएंटेड ज़्यादा है। इसलिए वो वेब ऑफ साइंस क्यों पीछे रह गया और ये स्कोपस क्यों आ गया, क्योंकि स्कोपस में ऐसा साइंस वर्ड कहीं नहीं है ना, तो मैनेजमेंट वाले लोग सिर्फ स्कोपस वाले ही देखते, तो ऐसा मैनेजमेंट का कोई जर्नल नहीं है कि जो वेब ऑफ साइंस में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत सारे उसमें से जर्नल वेब ऑफ साइंस में है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है कि वो इसमें होगा, क्योंकि स्कोपस इज द जनरल नेम, उसमें सारी मिलेंगे आपको, वेब ऑफ साइंस में साइंस वैल्यू ज़्यादा मिलेंगे। देन गूगल स्कॉलर, गूगल के जगह पे अब गूगल स्कॉलर करोगे तो भी आपको एक सिस्टमेटिक स्टडी मिलेगा, हम देखेंगे गूगल स्कॉलर कैसे यूज़ करना है, बट इसमें तो सारे ही पेपर्स हैं, तो साइंस वगैरह नहीं, साइंस मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एजुकेशन, एवरीथिंग जो भी चाहिए, जो भी ऑकल्ट साइंस भी मिलेगा आपको, मतलब न्यूमरोलॉजी वगैरह जो है ना उसके भी पेपर्स वहाँ पे मिलते हैं, कुछ भी जितने भी पेपर लिखा है वो सब आपको सर्च करना है, विच इज़ लाइक अ ब्रॉडर डेटाबेस हम बोल सकते हैं, रिसर्च। JSTOR करके एक भी है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, हमें इतने सारे नहीं देखने हैं, हमें कौन सा देखने में बताती हूँ, साइंस डायरेक्ट इज फॉर साइंस मेनली, तो एरिक है, प्रोक्वेस्ट है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप देख सकते हो उसको। ठीक है, ये साइकोलॉजी के लिए रिलेटेड कुछ है, डॉयजे ये अभी नया कंसेप्ट आया है, यहाँ पे भी आपको कुछ जर्नल्स मिलते हैं, मतलब डॉयजे का अगर आप क्या करते हो सब्सक्रिप्शन करते हो तो उसमें भी आपको डायरेक्ट डाउनलोड करके मिलेगा, ऐसा कंसेप्ट है। पबमेड सेंट्रल, ठीक है, इरेक है, बहुत सारे हैं, मतलब अगर आप थोड़ा सा डिटेल में वो सर्च करोगे तो 30 to 40 मिलेंगे आप। ओके, हमें इतना करना नहीं है, हमें बस कौन से करने हैं, हमें सबसे पहले करना है गूगल स्कॉलर, देन उसके बाद एक है जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, सिमेंटिक स्कॉलर, वो एक पेपर के लिए लगने वाला है। देन स्कोपस हम देखेंगे, वेब ऑफ साइंस देखेंगे, एसीएम देखेंगे, एसीएम मैंने लिखा है क्या देखती हूँ मैं, साइंस डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, मतलब ये एसीएम का ही है, साइंस डायरेक्ट इज द पब्लिशर, ठीक है, एल्जीवेयर का ही है। तो ये 4-5 हम यहाँ पे फोकस करेंगे। एंड एबीडीसी का, एक्चुअली एबीडीसी के इसमें पेपर नहीं मिलता है, सिर्फ जर्नल है वो, सिर्फ रैंकिंग है वो, उनके पेपर सारे स्कोपस में ही हैं। ठीक है, सो ये सब जस्ट लिस्ट आउट किया है, बट हमें जितना चाहिए हम उतना यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा सब सर्च इंजन यूज़ किया, 10-10 सर्च इंजन यूज़ किया और फिर 200 पेपर हमने फिल्टर आउट किया, ऐसा नहीं करना है। आपको वही सब पेपर्स गूगल स्कॉलर से भी मिलेगा, आपको वही सब पेपर्स आपको सिर्फ स्कोपस से भी मिल सकता है, सिर्फ आपको ढूंढने आना चाहिए। एक गूगल स्कॉलर है और सिमेंटिक स्कॉलर, ये मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी, ठीक है, कि यही आप यूज़ करो फिलहाल, बाकी स्कोपस बस इस पर मत जाओ। ठीक है, क्योंकि स्कोपस में क्या करते हो, स्कोपस वाले ही पेपर होते हैं, तो ऐसा होता नहीं है कि सिर्फ स्कोपस वाले पेपर में ही इंफॉर्मेशन मिलेगा, कभी कभी हमें जनरल इंफॉर्मेशन भी मिलता है। और जब हमारा मतलब लिखने का आदत हो जाएगा और रैंकिंग बढ़ेगा, आपका लिखने का स्टाइल बढ़ेगा और आपका फिर जो पेपर है वो स्कोपस में आने लगेंगे, तब आप सिर्फ स्कोपस ही सर्च करके उसी के पेपर्स इंक्लूड करो, बट एज ऑफ नाउ प्रिलिमिनरीज के लिए आपको गूगल स्कॉलर पे ही जाना है। ठीक है, तो ये Q1 Q2 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो एक छोटा सा मैं आपकी अभी झलक दिखाती हूँ कि कैसे गूगल स्कॉलर यूज़ करते हैं। सिमेंटिक स्कॉलर बहुत अच्छा है, ठीक है, वो हमें यूज़ करना है, आगे के इसमें हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होता है गूगल स्कॉलर पे कैसे जाए, तो आपको टाइप करना है गूगल scholar.google.com, ये उसका URL है। ओके, हाँ, scholar.google.com यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हम जो सर्च करने वाले हैं, दिस इज ओनली फॉर पेपर्स। यहाँ पे जो आपने कल वगैरह सर्च किया था, इमेजेस वगैरह कुछ भी हम सर्च करते थे, ठीक है। यहाँ पे आप सबको अभी प्रोफाइल बनाना है, ठीक है, तो धीरे धीरे आप वहाँ पे जाओ और जीमेल सिर्फ आपको एंट्री करना होता है, बाकी कुछ नहीं, फोटो वगैरह डाल दो और आपका एक प्रोफाइल क्रिएट करो, जब पब्लिश होगा तब हमें उसमें पेपर्स ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसे सब ऑथर का है गूगल स्कॉलर पे, ऑलमोस्ट एवरी ऑथर, मतलब आपके हमारे कॉलेज के नाम हम डाल के देखेंगे तो भी हमें बहुत सारे लोगों का मिलेगा, देखो यहाँ पे है, और यहाँ पे मेरा पेपर ये सपोज है, तो इसको कितने लोगों ने साइट किया, कब पब्लिश हो गया, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये एक फोर्थ है, तो कितना मुझे मिल गया, लेट से 33। तो मतलब ये सब पता चलता है। सो दिस इज अ गुड और प्रिलिमिनरी स्कोप, प्रिलिमिनरी डेटाबेस फॉर सर्चिंग दी पेपर्स। ठीक है, तो ये ऐसा आपको भी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करना है। तो प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, रिसर्चर क्या क्या करना है वो हम देखेंगे एक दिन बाद में, बट आपको भी ऐसे करना है। तो यहाँ पे आप डालोगे ना, तो दिस इज ओनली फॉर दी पेपर्स। अब यहाँ पे आपका खुद का लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हो, देखो कुछ पेपर्स हम बोलते हैं ना कि सिस्टमेटिकली नहीं किया है, तो यहाँ पे आप कुछ पेपर्स दे दो और आपके लाइब्रेरी में ऐड करते जाओ।
तो जब आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करोगे आपके गूगल, मतलब गूगल ओपन किया तो वो अपने आप जीमेल से लॉग इन हो ही जाता है, और आपकी लाइब्रेरी ओपन करो। मतलब हमने एक पेपर किया था, रीडिंग आधा हो गया, लेकिन फिर क्योंकि आपके मशीन पे अगर आप स्टोर करोगे उसको डाउनलोड करके, और मशीन का अगर गड़बड़ हो गया तो फिर आपको पेपर नहीं मिलेगा। सेकंडली आपकी कॉलेज की मशीन पे आपने स्टोर किया, घर आने के बाद आपको देखना है, नहीं मिलेगा। इसलिए आपके जीमेल पे क्या करो, आपको सिर्फ लाइब्रेरी में ऐड करते जाना, जैसे हम प्लेलिस्ट स्टोर करते हैं यूट्यूब का। एक जो जो भी वीडियोस हमें अच्छे लगे हम प्लेलिस्ट में ऐड करते जाते हैं, वो होता तो गूगल पे ही है, सब यूट्यूब पे ही है, लेकिन सिर्फ हम उसका लिस्ट क्रिएट करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे भी हम लिस्ट करते हैं। तो ये लिस्ट है, मतलब क्या, ये पेपर मैंने रेफर किया, ये बार बार वापस आप रेफर कर सकते हो। दैट इज माई लाइब्रेरी। अब हम यहाँ पे आते हैं और हम देखते हैं, जैसे हमारा जो टॉपिक है उसके बेसिस पे क्या मिलता है। ओके, ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ओवरव्यू ऑफ स्टोरेज वगैरह जो भी आपने लिखा है, ठीक है, एंड सी द रिजल्ट। ठीक है, ओके। अब आपको दिख रहा है ये स्टैटिस्टिक्स का क्या लिखा है यहाँ पे। 0.03 सेकंड में उसने सर्च किया, उसको मिल गया, लेकिन कितना रिजल्ट मिल गया है, 18 लाख। दिख रहा है आपको। तो ये क्या सारे पेपर हम ऐड करें हमारे इसमें? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो 18 होता, 180 होता तो भी हम उसको सोच सकते थे, लेकिन ओवरव्यू के लिए तो वो करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग का लोड बैलेंसिंग वगैरह कुछ जरूरी नहीं है, मुझे ओवरव्यू ही चाहिए। इसलिए मैंने टाइटल भी करेक्ट किया। इसलिए अभी हमें क्या करना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल मार्केट, अभी आपको फिल्टर करना होता है। तो फिल्टर करने के लिए आपको ये 3 लाइन्स पे जाना है, और आपको जाना है एडवांस सर्च पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, इसको डेट सेलेक्ट करते हो, हमेशा ये पहले देखना होता है। कुछ पेपर्स होते हैं ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, मान लो कि जॉन मैकर्थी ने जो कंसेप्ट जनरेट किया था उसका पेपर भी यहाँ पे आ गया है, एज्यूम करो, मतलब 1960 से है, तो हमें वो नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम देखते हैं जनरली, अभी ऐसा बोलते हैं कि कितने कौन से पेपर आपने रेफर किए, तब हमें ये बताना पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं उधर कि हमने जब से क्लाउड कंप्यूटिंग आया वो नहीं लिखा है हमने, हमने क्या किया है, रिसेंट वाले पेपर्स लिए। रिसेंट वाले पेपर्स है तो ही आपका पेपर एक्सेप्ट होने का ज़्यादा चांसेस होता है। कौन से रिसेंट वाले, लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स। अगर उसमें आपका काउंट सेटिस्फाई होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लास्ट 10 ईयर्स के भी ले सकते हो। जैसे 2024 है ना, तो वो कंसिडर नहीं करते हैं, 2023 का लेके कैलकुलेशन करते हैं। तो 23 से लेके बैक 5 ईयर्स, मतलब 2018 टू 2023, ये मतलब आपका क्या है, 5 साल का पेपर्स। तो हम देखते हैं कि कुछ कम होता है कि नहीं। देखिए, देखो अभी 3 लाख तक आ गया, मतलब कम हो गया। तो और मतलब जो हमें क्या है, रिसेंट वाला मिल गया। और थोड़ा करके देखते हैं, 2018 नहीं, मुझे क्या चाहिए, 2020, लास्ट 3 ईयर्स। अब वापस और उसको नहीं करना है, नहीं तो फिर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, 4 लाख हो गया, अभी तो काउंट बढ़ गया, देखो इधर 4,66,000। अब हम क्या करते हैं, इस अब यहाँ पे देखो, विथ ऑल दिस वर्ड्स, तो यहाँ पे क्या करता है, ओवरव्यू क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें से कीवर्ड्स देखता है वो। ओके, तो अभी सपोज आपको विथ एग्जैक्ट फ्रेज चाहिए, क्लाउड ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग कोलन ओवरव्यू। अगर ऐसा वाला नहीं चाहिए आपको, एग्जैक्टली सेम टाइटल, तो आपको क्या करना है, विथ एग्जैक्ट फ्रेज में डालना है। तो आप यहाँ पे जस्ट ट्रायल करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट चेंज होता है कि नहीं। देखो 973, मतलब यहाँ पे ऐसे ही पेपर लेता है जिसका टाइटल टाइटल हो, या फिर बॉडी में कहीं ना कहीं ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हो। तो 973 हो गया। अब हम उसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले एक्चुअली यही सेट करना है आपको, ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हमें ऐसा नहीं चाहिए। कभी कभी टाइटल क्या करते हैं ना लोग, ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग देते हैं, कभी कभी क्लाउड कंप्यूटिंग कोलन ओवरव्यू देते हैं, कोलन सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू देते हैं, तो ऐसे सारी चाहिए ना आपको। तो हमें सबसे पहले देखना है ओवरव्यू एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। सो विथ ऑल दिस वर्ड्स, तो ऑफ नहीं लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स डालना है। ठीक है, विथ एटलीस्ट वन ऑफ दिस, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर एक ही वर्ड मैच करना है, फॉर एग्जाम्पल ओवरव्यू क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये सपोज ऐसा है कि क्वांटम को सपोज 2 नाम है, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के 2 नाम है, तो आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, ये वाला क्वेरी कैसे लिखते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी मैच डबल कोट्स में लिखा है, मतलब वो एक है। दूसरे इसमें मैंने लिखा है क्लाउड एनवायरनमेंट,
कुछ लोग कंप्यूटिंग वर्क यूज नहीं करेंगे, जैसे मेरे इसमें मेरे ही पेपर में मैंने क्लाउड एनवायरनमेंट यूज किया था, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज नहीं किया था। मतलब मेरे गाइड में ऐसे बताया था मुझे, तो ऐसे भी आप लिखो। तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, विथ एटलीस्ट लिखा है, तो यहाँ पे हम करते हैं सिर्फ ओवरव्यू। ओवरव्यू चाहिए मुझे कंपलसरी उसमें, और ये हटाना है मुझे क्योंकि वो सारे नहीं चाहिए। विदाउट, अगर कुछ आपको एक्सक्लूड करना है तो। एंड अब मैं करूँगी इन टाइटल, क्योंकि मुझे मतलब पेपर कहीं और है लेकिन कुछ और है, उसमें नीचे कहीं ना कहीं लिखा होगा ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज, या इट कैन बी, मतलब कुछ डेफिनेशन वगैरह, अगर वो ऑथर ने लिखा होगा तो वो भी यहाँ पे मैच करता है, इसलिए तो इतने लैक्स में काउंट होते हैं। तो इतने लैक्स में पेपर पब्लिश नहीं होता है, पेपर बहुत ज़्यादा पब्लिश होते हैं लेकिन फिर वो अलग अलग कैटेगरी के, सिर्फ ओवरव्यू पे इतना नहीं करते। देखो अभी आपका हो गया 111, मतलब ये मैनेजेबल है। समझ में आ रहा है मैंने क्वेरी कैसे दिया? हाँ। अभी देखो यहाँ पे क्वेरी अगर आप देखोगे ना, ऑल इन टाइटल, क्योंकि टाइटल ही चाहिए। और यहाँ पे उसने क्या लिखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग, और उसने यहाँ पे और, जैसे एसक्यूएल क्वेरी में हम लिखते हैं और क्लाउड एनवायरनमेंट, ओके, एंड ओवरव्यू। ओवरव्यू तो कंपलसरी है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखो ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ओवरव्यू और क्लाउड कंप्यूटिंग वो मैच किया उसने, ठीक है, क्योंकि मैंने वो हटा दिया था। ठीक है, अब आपको सपोज ये बिग डेटा वाला नहीं चाहिए तो आप क्या करो, वहाँ पे बिग डेटा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं। इसलिए हम लिटरेचर रिव्यू लिखने बैठे, मतलब एक दिन में पहले दिन से लिखना नहीं होता है, 2 दिन आपको सिर्फ सर्चिंग करना होता है, यहाँ से दूसरे उर्दू में वेबसाइट दिखाने वाली वहाँ पे, ठीक है। और उसमें से फिर आपको क्या करना पड़ता है, ये लिखना है कि आपने क्या क्या क्वेरी दिया था, वो कहीं ना कहीं लिखना है आपको, एंड आपको क्या रिजल्ट मिला था, ठीक है। और उसमें से भी 111 इतने सारे पेपर्स भी हम कभी कभी नहीं लेते हैं, उसमें से भी फिल्टर होता है, कैसे फिल्टर होता है आपको बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लूड में अगर आपको बिग डेटा वाला जो अभी हमने देखा था ना, वो एक्सक्लूड करना है, ठीक है, तो ये नहीं चाहिए मुझे, बिग डेटा और क्लाउड वाला मैच नहीं करना है। तो ये क्यों नहीं किया, अच्छा बिग और डेटा में स्पेस है, देखो वो एक्सक्लूड हो गया, बिग डेटा वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे, हाँ, तो ऐसे ही आपको एक्सक्लूड करते जाना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, हम एक्सक्लूड करते हैं ना। जैसे मार्केट सर्वे करने के लिए आपने क्या किया था, 10 कॉलेज तो आपको मिल गए लेकिन 2 कॉलेज उसमें से गवर्नमेंट कॉलेज थे, तो उसमें जो बच्चे आएंगे वो मतलब जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है वही आएंगे, तो वो थोड़ी ना हमारे कॉफी शॉप पे आएंगे। ऐसा करके हम उसको एक्सक्लूड करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी एक्सक्लूड करना जरूरी है। बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग का नहीं देखना है मुझे, सिंपल वाला देखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ओवरव्यू करना पड़ता है कि कौन से पेपर से कौन से पेपर से, मतलब यहाँ पे से भी करो या फिर वो एक्सक्लूड में जाके आप कर सकते हो। ओवरव्यू ऑफ जनरेटिव एआई एट द स्केल ऑफ एज कंप्यूटिंग नहीं चाहिए भाई, तो ये जनरेटिव एआई भी आप एक्सक्लूड में डाल सकते हो, डबल कोट्स करो, मतलब ये वहां से भी रिमूव हो जाएगा। सो टाइटल से भी हमें एक्सक्लूड करने आना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट वे टू एक्सक्लूड द पेपर्स। समझ में आ रहा है? हाँ, अब यहाँ पे देखो मैंने इंक्लूड पेटेंट नहीं किया था, तो इंक्लूड पेटेंट करोगे ना तो और आपको मिलेंगे, अगर उसके कुछ पेटेंट्स है तो। अभी नहीं आया कुछ तो ठीक है, ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन करेगा भाई पेटेंट, तो इसलिए वो नहीं आया कुछ, लेकिन अब लोड बैलेंसिंग वगैरह होगा ना उसमें पेटेंट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे, और अभी आपको चाहिए सिर्फ 23 वाले पेपर्स, 20 वाले पेपर्स, मतलब सबसे पहले मुझे 23 कौन सा पेपर पब्लिश हो गया, ईयर वाइज पब्लिश वाले। यहाँ पे जो दिखा था ना वो साइटेशन वाइज दिखा था, आप देखोगे यहाँ पे, ये सेव मतलब आपके लाइब्रेरी में सेव होता है, ठीक है। आपके लाइब्रेरी में अगर आपने उसमें भी फोल्डर किया होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जैसे माइग्रेन यूजिंग मैंने यहाँ पे किया था, तो अभी मैं एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ, सो दैट कि मुझे ये पेपर डाउनलोड नहीं करना है भाई फिलहाल, और मुझे अभी दूसरा काम है, तो मेरा जो सर्चिंग है वो तो वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। तो ये पेपर्स में बाद में डाउनलोड करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरव्यू में ये पेपर मेरा जाना चाहिए, डन करूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है मतलब टाइटल के हिसाब से बाद में हम निकाल देंगे। और यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, देन ये ऐसा करके मैंने आप क्या क्या सब सेव करते जाना है आपको, एंड लेटर ऑन यू कैन गो एंड यू कैन ओपन योर लाइब्रेरी टू सेग्रीगेट फर्दर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग होता है साइट, मतलब ये पेपर हमें रेफर करना होता है साइटेड बाय, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिसका साइटेशन है ना वो ही ले लो, फिर क्या होता है ना, उससे आपके पेपर के भी साइटेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं।
क्योंकि आपने अच्छे वाले ही मतलब जहाँ पे अभी 24 है, मान लो कि कोई पेपर का 2400 है, ले लो, पहले ले लो ऐसा पेपर, क्योंकि आपने कोई एरा गैरा पेपर रेफर नहीं किया है जो ऑलरेडी साइटेड है। साइट कब होता है? जब उसमें क्वालिटी है, जब उसमें से कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं। ओवरी वाला, इसलिए मैंने बोला कि ओवरी वाला पेपर भी अच्छा हो सकता है। और अगर आप देखोगे ना, ये स्प्रिंजर में पब्लिश हो गया है, मतलब ऑफकोर्स वो अच्छा ही होगा। एंड जर्नल है, जर्नल तो ऑफकोर्स जर्नल का नाम आता है मतलब कि वो थोड़ा सा गुड क्वालिटी में जाता है, और उसके साइटेशंस भी अच्छी, इसलिए हमने ले लिया। रिलेटेड आर्टिकल्स मतलब उन्होंने अगर ये उसको एक्सटेंड किया होगा तो, फॉर एग्जांपल मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, रिलेटेड आर्टिकल्स उसके उससे मैचिंग, ठीक है। सो ये रिलेटेड आर्टिकल्स है, रिलेटेड आर्टिकल्स में अभी नहीं जाना है, वो कुछ भी दिखाता है, मैच करता है सब कि उस थोड़ा सा एआई टेक्निक यूज करके मैच करता है। और क्लाउड कंप्यूटिंग है तो यहाँ पे एसएमई भी है, एसएमई रिलेटेड कुछ दिखाता है, ठीक है। सो ये अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ऑल 6 वर्जन, अदरवाइज डोंट। देखो यहाँ पे ये उन्होंने क्या किया है, ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन एसएमई एंड ओवरव्यू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन एसएमई, रिसर्च गेट पे है, यहाँ पे भी है। और ऑथर देखो शेट्टी है, पांडा है, और यही मतलब सेम ही पेपर है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, रिसर्च गेट क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भी वो पेपर ऐड किया है, गूगल स्कॉलर में भी ऐड किया है। अगर स्कॉपस में होगा तो स्कॉपस में भी उसका एंट्री हो सकता है, सेम ही पेपर है, ठीक है। देखो इमरजेंस ऑफ द वेब इन 1990, इमरजेंस ऑफ द वेब इन 1990। तो आपके इस पे आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? आप गूगल, आपको गूगल स्कॉलर पे मिलता है तो आप वहाँ पे डाउनलोड करो, नहीं तो यहाँ पे जाओ, रिसर्च गेट पे भी मिलता है। यहाँ पे पीडीएफ लिखा है मतलब ये डाउनलोडेबल है। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे डाउनलोडेबल नहीं, यहाँ पे उसका एचटीएमएल वर्जन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस गूगल स्कॉलर में देखते हैं कि क्या है। यस, यहाँ पे पीडीएफ लिखा है मतलब ये डाउनलोडेबल है। लेकिन गूगल भी क्या करता है, वापस यहाँ पे उसका डेटाबेस क्रिएट नहीं करता है, सिर्फ लिंकिंग करता है। इसने लिंकिंग कहाँ पे किया? रिसर्च गेट पे। मतलब इस ये जो पेपर है, रिसर्च गेट का कोई सर्वर है, वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने उसका पीडीएफ स्टोर किया है, एंड वी आर जस्ट एक्सेसिंग इट फ्रॉम एक्चुअली रिसर्च गेट। यूज तो हम गूगल स्कॉलर कर रहे हैं, बट गूगल स्कॉलर भी क्या कर रहे हैं, इंटर्न किसको अटैच किया है? रिसर्च गेट को। नॉट नेसेसरी कि रिसर्च गेट पे आपका पेपर होना चाहिए, आप ऐड कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको गूगल स्कॉलर में करना है। कोई भी पेपर हो, कहीं पे भी पब्लिश करो, यूजीसी केयर में करो, पीयर रिव्यू में करो, आपका पेपर गूगल स्कॉलर में एटलीस्ट होना चाहिए। क्योंकि सब लोगों का सब पेपर स्कोपस में नहीं होता है, बट इट शुड बी इन द गूगल स्कॉलर। इसलिए जब भी आपको मतलब कहीं अप्लाई करोगे तो गूगल स्कॉलर का भी आपका प्रोफाइल का आईडी मांगते हैं, तो वहाँ पे भी आपको मतलब प्रोफाइल का लिंक मांगते हैं। So in this way you can segregate according to citations, according to year। ओके, रिसेंट वाला सबसे पहले आपको, सबसे पहले रिसेंट वाला लेना चाहिए। जब हम मेथोडोलॉजी देखते हैं तो सबसे पहले वो मेथोडोलॉजी डिस्क्राइब करो जो पहले आया है, या फिर जो मतलब 3 साल पहले आया है। डेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको। जैसे 94 है, मैनेजेबल है, आपको लग रहा है कि नहीं हम 150 पेपर रेफर कर सकते हैं, तो आप क्या करो, फिर इधर थोड़ा सा 119 करके देख लो। मैनिपुलेशन फिर आपको आइए कि आपको क्या कितना पेपर्स चाहिए। ओके, सर्च करके देखते हैं ना, 127 मिल गया तो बस हो गया, 127 मीन्स बिग इनफ है। तो अगर आपको और लगता है कि नहीं और थोड़े पेपर हम ले सकते हैं, तो आप क्या करो, 2018 ले लो। लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन या मतलब अगर मैं आपको दिखाऊंगी एक प्रॉपर लिटरेचर सर्वे कैसे लिखा है, तो उसमें लोग 3 साल का रेफर करते हैं, या फिर 5 साल का रेफर करते हैं, या फिर 10 साल का, अगर वो सर्च नहीं हुआ है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग का ज़्यादा नहीं हुआ है, तो वो हम देखते हैं। देखिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड क्वांटम कंप्यूटिंग ओवरव्यू, उसका ओवरव्यू चाहिए मुझे, एल्गोरिदम का नहीं चाहिए फिलहाल। तो मुझे ये तीनों मैच करना है, ठीक है। ओवरव्यू तो उसके 18, उसके भी 18,000 हो गए देखो, ठीक है, 19 से लेके। तो 18,000 है, उसको ऑफकोर्स बाद में आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स ऐड करना होगा। इन द टाइटल करते सबसे पहले इन द टाइटल ही करना है, क्योंकि ये तो सारा ही उठाते हैं। 55 है, अरे बहुत कम है, तो हम क्या करते हैं, इधर 19 की जगह पे हम करते हैं। उसके पहले कब हो गया, तो 10 साल का, मतलब 2013 हम देते हैं, ठीक है। 65 अभी भी 65 है, तो 2009 करके देखते हैं, ठीक है। फिर भी कम काउंट है, तो हम यहाँ पे डेट ही निकालते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब कब से टोटल है ही कितना उसका, 84। तो ओवरव्यू के, अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का ओवरव्यू देखना है, आप 84 यही पेपर ले लो और करो। डेट वगैरह को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप जाके देखोगे तो उसका पुराना डेट भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिल जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन डू द सर्चिंग। समझ में आ रहा है आपको? बेसिक सर्चिंग, ठीक है। अब इसके बाद फिल्टर करते हैं ना, वो होता है, उसके बाद जो फिल्टरिंग होता है ना,
वो होता है एब्स्ट्रैक्ट और समरी देखिए, वो आज हम नहीं देखेंगे। आपको इतना आना चाहिए, आपका जो टॉपिक है ना वो आपको 10 बार सर्च करना है इसे। ठीक है। यस। अच्छा। हाँ। हम्म। नहीं, अभी हम देखते हैं। हाँ, हमें अब ये ऑगमेंटेड रियलिटी का ओवरव्यू चाहिए या क्या चाहिए मतलब आपको एग्जैक्टली? ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर कस्टमर एंगेजमेंट ना? यस मैम। हाँ। हम्म। हाँ, कीवर्ड्स डालना है आपको, ऑल वगैरह नहीं डालना है। तो मैं अभी मुझे ऑगमेंटेड, हम बोलते हैं कि ऑगमेंटेड एल्गोरिदम ऐसा नहीं चाहिए आपको, राइट? ऑगमेंटेड रियलिटी ही एग्जैक्टली मैच करना है तो सबसे पहले उसको डबल कोट चाहिए। एंड फिर कॉमा देखिए, मतलब दूसरा फ्रेज क्या होगा, डिजिटल शॉपिंग बोलते हैं। ठीक है। डिजिटल शॉपिंग, अब ये पहले हम देखते हैं। एकदम से क्वेरी नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। दो रिजल्ट मिल गया। ठीक है। अब ये डिजिटल शॉपिंग की जगह पे हम करते हैं सिर्फ शॉपिंग, क्योंकि ई शॉपिंग भी हो सकता है ना। देखो 321 मिल गया। समझ में आ रहा है? हाँ। अभी आपको देखना है कि आप थोड़ा सा फिर आगे आपको ना देखना पड़ता है, देखो ऑगमेंटेड रियलिटी शॉपिंग एप्लीकेशन फॉर मोबाइल सिस्टम्स। हाँ, एडवांस में जाके करना है, एक्सक्लूड वगैरह करना है, लेकिन हम देखेंगे कि एक्सक्लूड करना है। देखो अभी आपका पेपर जो है ना शॉपिंग है, लेकिन आपको कस्टम कंज्यूमर का बिहेवियर भी चाहिए ना, कुछ तो है। हाँ। तो शॉपिंग बिहेवियर यहाँ पे देखो, शॉपिंग बिहेवियर मतलब कंज्यूमर का ही बिहेवियर है, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे मोबाइल सिस्टम्स नहीं चाहिए, वो आप मोबाइल सिस्टम। हाँ। तो आप एक्सक्लूड केस में डाल सकते हो। एक्चुअली वो मोबाइल सिस्टम का मतलब क्या है ना, मोबाइल पे एक्चुअली ऐप है ना वो, इसलिए उन्होंने मे बी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से लिया होगा। बट आपको नहीं चाहिए ना टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो आप वो उसको एक्सक्लूड करो, सिंपली। सिंपली एक्सक्लूड करो। तो इसको सेव नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है मतलब क्या करना है, इसको सेव नहीं करना है फिलहाल। ठीक है। जो अच्छा लगता है उसको सेव करो लाइब्रेरी में, क्योंकि 321 अभी डाउनलोड कहाँ करते बैठोगे, और क्वेरी से तो सब नहीं मिलता है। सब कुछ क्वेरी से नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पे आप क्या क्या एक्सक्लूड करोगे ना, जितना दिखता है उतना आप करोगे। चार पांच। राइट, मतलब अगर अब बहुत ही दिख रहा है मुझे मोबाइल सिस्टम तो आप एक्सक्लूड करो। लेकिन सब नहीं होता है एक्सक्लूड, मुझे मालूम है ना, नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, सेव करते जाओ। आपको देखो अभी यहाँ पे शॉपिंग में मुझे अच्छा लगा, सेव कर दिया। मैं सेव करती हूँ। एक लेती हूँ मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू और ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है। और यहाँ पे मैं सेव करती हूँ। तो अब यहाँ पे देखो शॉपिंग एक्सपीरियंस है, मतलब ये भी मुझे सेव करना है। ये मुझे मिल गया मेरा, मतलब अभी तो लग रहा है प्रीलिमिनरी। हाँ, बाद में ये वापस एक्सक्लूड हो सकता है, तो उसको लाइब्रेरी से निकालना है। ठीक है, मतलब 327 आएंगे भी नहीं, तो आप ऐसा मत समझो कि 327 को कैसे रिवूव करें, नहीं बाबा। इतना नहीं लेना है हमें, उसमें से वापस सेग्रीगेट करना है ना। उसको सबसे पहले तो साइटेशन देखना है, लेकिन पहले ये 321 को तो हम फिल्टर करते हैं फर्स्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनेबल, अभी आपको टाइटल से करना है, मैंने क्या बोला, टाइटल से करना है, साइटेशन से करना है, ईयर वाइज करना है। ठीक है। ईयर वाइज हम यहाँ पे ईयर भी स्पेसिफाई करते हैं, अभी आपने इन ईयर स्पेसिफाई नहीं किया है क्या? ठीक है, wait, हम ईयर स्पेसिफाई करते हैं पहले। लास्ट 5 ईयर्स की, ये स्टैंडर्ड है, लास्ट 5 ईयर्स मतलब ये स्टैंडर्ड ईयर्स है। अगर वो ज्यादा हो रहा है तो ही हमें देखो 153 है मैम, ये मैनेज कर सकते हैं आप। यू कैन मैनेज दिस, इतना आप रखो। नहीं तो और आप क्या करो, 2020 ये फिर रीड तो करके ही जाना है ऑफ कोर्स। ठीक है। प्रीलिमिनरी स्कैनिंग बोल रही मैं। ठीक है। इसको वापस आप स्कैन करोगे और फिल्टर करोगे ना, तो आपको 50 और 60 ही मिलेंगे जो सच में आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। 153 भी सारे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अभी तो टाइटल से कर रहे हैं ना, ये ईयर वाइज किया हमने, फिर टाइटल से करो, क्योंकि 327 को रिव्यू करने मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। जब टाइम नहीं है तो आप 3 साल वाले 5 साल वाले ले सकते हैं। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ, ये देखो ये तो पूरा आपका मैच हो रहा है, कुछ मिलेगा आपको इसमें मतलब। ठीक है। तो इमर्सिव टेक्नोलॉजी वर्चुअल शॉपिंग एक्सपीरियंस, यस, सेव करते जाना है, सेव करते जाना है, दिस इज द फर्स्ट। आपको आज लिखना नहीं है लिटरेचर रिव्यू, सर्वे करना है सबसे पहले। सर मतलब सर्वे अच्छा है तो ही रिव्यू अच्छा होगा कि नहीं।
50 कॉलेज के हम ढूंढते नहीं बैठने वाले हैं ना, हमें बस दो तीन देखना है, उसमें से मिला तो अच्छा है ना, ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो आज का आपका टास्क है, आपका जो टाइटल है उसके हिसाब से आपको लाइब्रेरी क्रिएट करना है, गूगल प्रोफाइल क्रिएट करना है। सबसे पहले तो गूगल प्रोफाइल क्रिएट करना है, और वो कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको क्या करना है, गूगल स्कॉलर पे जाना है और माई प्रोफाइल है, बाय डिफॉल्ट रहता है माई माई प्रोफाइल वहाँ पे, क्योंकि जीमेल से एक्टिवेट हो जाता है। बस आपका एक फोटो ऐड करो अच्छा सा, और अभी तो आपके पब्लिकेशन नहीं है, बट वो ऐड हो जाएंगे, पहले प्रोफाइल सेट करो। ठीक है, आपका वहाँ पे अफिलेशन डालो, कहाँ पे काम करते हो, मेल आईडी वगैरह सब डालो। जैसे मैंने यहाँ पे, अगर मैं माई प्रोफाइल में जाओगे तो देखो यहाँ पे मेरा मेल आईडी है, क्योंकि ये बहुत जगह पे लगता है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। बहुत सारी आईडी है रिसर्चर के, बट ये पहला है। ठीक है, यहाँ पे को ऑथर वगैरह ऐड कर सकते हैं, फोटो ऐड करो, आपका अफिलेशन ऐड करो, मेल आईडी ऐड करो। अब ये मेल आईडी मेरा चेंज करना है मुझे, ठीक है, ऐड बाद में करूँगी, मुझे मैंने ही चेंज नहीं किया था। फिर आपका डोमेन डालो वहाँ पे, ये बाद में ऐड होते जाएगा, अभी सब जीरो दिखाएगा, बट जैसे ही पेपर पब्लिश होगा तो इट इज़ अ यूजीसी केयर पेपर, आपको यहाँ पे ऐड करना है बाद में। ठीक है, एंड फिर आपका लाइब्रेरी सेट करो। अगर आपने दो टाइटल लिया है तो दोनों का लाइब्रेरी सेट करो। आज का टास्क टास्क आपका इतना ही है, लाइब्रेरी सेट करो। ठीक है, और आपको लाइब्रेरी में जाना है तो माई लाइब्रेरी पे जाओ, और देखो कि आपके पेपर कितने शॉर्टलिस्ट हो गए अकॉर्डिंग टू टाइटल। देखो यहाँ पे कौन सा कहाँ गया, हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरव्यू, यहाँ पे आपका टाइटल सिलेक्ट करो। देखो मैंने दो ही पेपर ऐड किए थे ना, तो ये मतलब रहता है, आप 10 सालों के बाद भी देखोगे तो अरे आपने कौन से पेपर देखे थे क्लाउड कंप्यूटिंग के। आपका डेट मतलब हार्ड डिस्क करप्ट हुआ होगा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपके पास है इधर। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको लेबल कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेबल है यहाँ पे, उसको लेबल कैसे करना है, दूसरे इसमें डालना है नहीं डालना है, ये भी कर सकते हैं। डिलीट करना है, अगर आपको आप सेकंड जो हमारा लेवल है ना स्क्रीनिंग का, वहाँ पे हमें रीड करना है उसका एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है सारे पेपर का। पीडीएफ नहीं मिलता है, और पीडीएफ डाउनलोड करना ही क्यों है। ठीक है, और मैं मुझे ये मालूम नहीं था तब, लाइब्रेरी वगैरह हम डाउनलोड करते थे। एक दिन क्या, हम पूरे हफ्ते ना डाउनलोड ही करते थे, 100 200 200 300, फिर हम स्क्रीनिंग करते बैठे थे, ओपन करो और देखो। ऐसा नहीं करना है, पहले आपको टाइटल से करने आना चाहिए, फिर हम टाइटल रीड करते थे, और फिर हम एक एक रिमूव करते थे। क्यों फिर वो डाउनलोड करना है, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है, कम मेहनत करना है। डाउनलोड हमें करना है पेपर, लेकिन जो रिलेटेड है वो। ठीक है, यस, खुद है। हा, एक्सपोर्ट, हे तुम्हाला जर त्याचं एक्सेल फाईल पाहिजे असेल, त्याचं टायटल आणि हम्म, हम्म, हा, मग तुम्हाला लिस्ट पाहिजे असेल तर, आज असं काय आपण डाउनलोड करत नाही, मग दाखवते ना काय होतं त्याच्यात। एक्सेल फाईल पाहिजे, हे पाहिजे, ते कशासाठी लागतं माहिती आहे, बिब्लोमॅट्रिकसाठी तो पेपर लागणार आहे तेव्हा, हे बघा, ऑथर वाईज, ठीक आहे, त्याचं टायटल काय आहे, हे करतो ना आपण, म्हणजे लायब्ररी क्रिएट केल्यानंतर आपण त्याचा रिव्ह्यू करणार, तो एक्सेलमध्येच करणार आहे। मग त्याचं व्हॉल्यूम काय, आणि इथे सुद्धा आपण सायटेशन वगैरे बघून त्याचं करू शकतो। पेजेस कुठल्या कुठल्या पेजेस, म्हणजे त्या कुठल्या जर्नलमध्ये आहे ते, आणि कुठल्या इयरला पब्लिश झाले, आणि कोण त्याचा पब्लिशर आहे। जेव्हा तुम्हाला गाईड सांगतात ना की त्याचं रिव्ह्यू द्या मला एक्सेलमध्ये, मग आपण काय करतो, त्याचं सायटेशन साईट घेतो आणि ते इथं आपण सेपरेट आउट करत बसतो, काहीच गरज नाही आहे। इथनं तुम्ही त्याचं सायटेशन सगळे डाउनलोड करा, आणि मग त्याचा रिव्ह्यू इथे लिहायचा आहे आपल्याला पुढे। ॲब्स्ट्रॅक्ट समरी लिहायची, ॲब्स्ट्रॅक्टला पण शॉर्ट नोट करायचं, कॉन्ट्रीब्युशन, हे सगळं आता नंतर शिकणार आहे आपण की कसं रिव्ह्यू करायचा, पण इथे तुम्हाला त्याचं फक्त एक बेसिक मिळून जातं। बेसिक मिळतं, ह्याच्यामध्ये बिब्लिओमॅट्रिक पूर्ण नाही होत, बिब्लिओमॅट्रिकला अजून बरेच फॅक्टर लागतात आपल्याला, म्हणजे कंट्री वाईज हे ते बरंच काय 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 आहे। जनरल इन्फॉर्मेशन फक्त लिस्ट मिळते तुम्हाला, टायटल्स आणि ते, बाकी काही नाही। म्हणजे तुम्ही काय काय पेपर रिव्ह्यू केले बाबा, हे तुम्हाला जर गाईडला पाठवायचं असेल, हे बघा माझे पेपर। आता जर समजा मी तुम्हाला विचारलं तर तुम्ही काय करणार, तुमचे हार्ड डिस्क ओपन करणार, मग शोधणार, मग कुठल्या ह्याच्यामध्ये पण ते पण सेग्रिगेट केलेले असतील नसतील, सगळे एकत्र डाउनलोड केलेले असतील, तर इथे तुम्हाला देते ना गुगल, तुमच्याकडं आहे ना तेवढं सगळं करून दिलेलं आहे त्यांनी, सगळं व्यवस्थित मॅनेज केलेलं आहे। आणि त्याच्यात तुम्हाला पुन्हा सर्चिंग, हे तर आपल्याला सर्चिंग करता येत नाही शिवाय, तसं मला फोल्डर वाईज करून दिलेलं आहे, त्याला म्हणतात क्लस्टरिंग। ओके, म्हणजे आज मला मूड आहे, मी क्लाउडचं शोधलं, टाका ह्याच्यामध्ये, उद्या मला माझे समजा मी पॅरलल काम करते, उद्या मी क्वांटम कम्प्युटिंगचं शोधलं, आणि वेगवेगळ्या क्वेरी लावतो ना आपण, क्वेरी तर लिहित जायची आपल्याला, क्वेरी एका साईडला लिहित जायची। आता आज आपण जी क्वेरी लावली आणि त्यात काय एक्सक्लूड केलं, म्हणजे क्रायटेरिया काय लावला, कारण तो सिस्टमॅटिक लिटरेचर रिव्ह्यूला लागतो। त्यामुळे ते लिहायचंय आपल्याला,
पण म्हणजे आपल्याला लायब्ररी पण क्रिएट करायची. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करना है गूगल स्कॉलर पे? क्योंकि यही हम यूज करने वाले हैं सिमेंटिक स्कॉलर पे, और स्कोपस पे भी हमारा लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। सब अलग अलग सिर्फ डेटाबेस है, लेकिन गूगल स्कॉलर इज द बेस्ट, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है। सिमेंटिक स्कॉलर तो आज ही आया, ये तो 10 साल से है। ठीक है, ठीक है, तो आज का आपका टास्क है सर्वे करने आना चाहिए और आपको लाइब्रेरी क्रिएट करना है। ओके, ठीक है, चलो। तो सब लोग अभी इंट्रोडक्शन फाइनल करके मुझे भेजो, मुझे संडे तक उसको रिव्यू करना है, कल तक ही। अच्छा, मैम वो लेवल लेवल तो बढ़ाना है ना हमें। पहले ये स्क्रीनिंग हो गया तो इसको ही वापस हमें बढ़ाना होता है, ठीक है। सुवर्णा मैम, हे ॲब्स्ट्रॅक्ट आहे ना फक्त? ओके, हां हां, चालतं, त्याच्या 250च्या कमी करायचं जर लिमिट दिलं असेल तर। ठीक आहे. आता मी वाचून तुम्हाला सांगेल की काय कमी आहे आणि काय नाही आहे. ठीक आहे. आता मला ओके वाटतंय जरा ॲब्स्ट्रॅक्ट, दिसत आहेत काय काय पॉईंट्स, पण मी एकदा नीट वाचते. मला ते सेग्रिगेट करायला लागेल पर्पज आणि ते त्याच्यामध्ये ते सगळे पॉईंट्स मॅच झाले म्हणजे झालं. आणि इंग्लिश तर मग ते वाचल्यावर कळेलच मला, इंग्लिश आणि त्याचा टेन्स ते बघायला लागते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ह्यांचे एकदम मी बघते, ओव्हरलुक करते मी त्यांचं. ठीक आहे. अं, मी आता रेकॉर्डिंग स्टॉप करते, नाही तर ते